हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इकोनॉमिक सर्वे 2024-25। यहाँ पे हम सारा एग्जाम रिलेटेड कंटेंट कवर करने वाले हैं। आपको पता होगा कि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट है फॉर द ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे पर बहुत सारे सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। सो यहाँ पे सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकोगे। इस टाइप का वीडियो हमने यहाँ बनाया है। उसके बाद आपको ये भी समझना होगा कि यहाँ पे अगले 6 महीने में जो भी एग्जाम आने वाले हैं उसके लिए ये डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे इस वीडियो में हमने इकोनॉमिक सर्वे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट कवर किए हैं यहाँ, जिससे आपको बल्कि इकोनॉमिक सर्वे की बुक पढ़ने की जरूरत नहीं। इसके साथ यहाँ पे इस वीडियो का हमने एक पीडीएफ बनाया है जिससे आपका रिविजन फास्ट हो। और यहाँ पे ये पीडीएफ आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो, देखिए हमारे अफेयर्समैन आरबीआई के यूट्यूब चैनल में आपको सब्सक्राइब बाजू में एक जॉइन बटन दिखेगा। उस जॉइन बटन में आपको आरबीआई मंथली करंट अफेयर्स एंड आईसीटी का ग्रुप दिखेगा। उस ग्रुप के ज्वाइन करने के बाद आप इस वीडियो को एक्सेस कर सकते हो। सो चलिए अब हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए इकोनॉमिक सर्वे में सबसे पहला चैप्टर था इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 प्रीफेस। यहाँ पर ये प्रीफेस का मतलब होता है इंट्रोडक्शन। सो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में सबसे पहले पॉइंट ये बताया गया ग्लोबल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लैंडस्केप। इसके अंदर यहाँ पे ये बोला गया कि इंडिया ने अपनी सरकार को थर्ड टर्म के लिए रिलेट किया जो यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंश्योर करता है। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स में प्रेसिडेंसी चेंज हो गई। साथ ही यहाँ पे इंडोनेशिया ने रूलिंग पार्टी ने नए लीडरशिप के अंडर अपनी सरकार कंटिन्यू रखी। नेक्स्ट बोला गया कि यहाँ पे जर्मनी 2 साल से इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन फेस कर रही है और यहाँ पे अपकमिंग इलेक्शन से पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बढ़ रही है। उसके बाद यहाँ पे फ्रांस में स्नैप इलेक्शंस के बाद यहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी दिखाई गई। और बोला है कि यूके में भी लेबर गवर्नमेंट आई जो यहाँ पे फिजिकल प्रेशर्स के साथ डील कर रही है। उसके बाद यहाँ पे यूरोप की इकोनॉमी हाई एनर्जी कॉस्ट और रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन की वजह से यहाँ पे कॉम्पिटिटिव नहीं लग रही। साथ ही बोला गया कि चाइना का इकोनॉमी कोविड के बाद एक्सपेक्टेड ग्रोथ नहीं दिखाया है। उसके बाद यहाँ पे ओवर कैपेसिटी और रियल एस्टेट सेक्टर में प्रॉब्लम्स की वजह से यहाँ पे डिफ्लेशनरी प्रेशर बन रहा। साथ ही यहाँ पे चाइनीज एक्सपोर्ट्स बढ़ गए और अब 2024 में ट्रेड सरप्लस लगभग $1 ट्रिलियन तक पहुंच गया है। क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ पे बात की अबाउट द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिया। यहाँ बोला गया कि ग्लोबल स्लोडाउन का इम्पैक्ट इंडिया के एक्सपोर्ट ड्रिवन सेक्टर्स पर पड़ रहा है क्योंकि ग्लोबलाइजेशन अब धीरे धीरे कम हो रहा है और अब इंडिया के लिए डोमेस्टिक ग्रोथ इंपॉर्टेंट हो गया जिसमें इन्वेस्टमेंट और डीरेगुलेशन जैसे फैक्टर्स काफी जरूरी है। साथ ही बताया गया कि इंडिया की पॉपुलेशन यंग है जो एक बड़ा एडवांटेज रहेगा, जबकि यूरोप में एजिंग पॉपुलेशन का चैलेंज है। लेकिन इसका फायदा तभी होगा जब नए जॉब्स क्रिएट होंगे और यहाँ पे लोग भी स्किल्स हो। नेक्स्ट में बोला गया कि इंडिया अभी कुछ क्रिटिकल सेक्टर्स जैसे कि सोलर एनर्जी के की कंपोनेंट्स बनाने में लिमिटेड है। साथ ही बोला गया कि इस वजह से चाइना की सप्लाई चेन्स पर ज्यादा डिपेंड रहना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को स्ट्रॉन्ग करना और यहाँ पे क्रिटिकल इम्पोर्ट्स को डाइवर्सिफाई करना बहुत जरूरी हो गया है। क्लियर हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट यहाँ पे बात की अबाउट द स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक फोकस एरियाज। यहाँ बोला गया कि इंडिया को कॉम्पिटिटिव और इनोवेटिव बनाने के लिए डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना बहुत जरूरी है। साथ ही यहाँ पे सप्लाई चेन्स को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा और यहाँ पे शॉर्ट टर्म कॉस्ट के अलावा नए अल्टरनेटिव्स ढूंढने होंगे। नेक्स्ट बताया गया कि एनर्जी सिक्योरिटी और अफोर्डेबिलिटी को सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के साथ बैलेंस करना जरूरी है। उसके बाद इलेक्ट्रिक मोबिलिटी से इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिल सकते हैं लेकिन ज्यादा इंपोर्ट्स होने की वजह से चैलेंजेस भी है। साथ ही यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन प्राइवेट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के कंपैरिजन में ज्यादा एफिशिएंट अल्टरनेटिव माना जा रहा है। उसके बाद बोला गया कि यहाँ पे एग्रीकल्चर में क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को बढ़ावा देना चाहिए यहाँ ताकि वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स पर डिपेंडेंसी कम हो। नेक्स्ट यहाँ पे इरिगेशन कवरेज को बढ़ाने और यहाँ पे एग्रीकल्चर रिसर्च में इन्वेस्टमेंट करने से प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो सकती है। यहाँ तक क्लियर है। साथ ही यहाँ पे नेक्स्ट बात की गई अबाउट डीरेगुलेशन विच इज ए कैटलिस्ट फॉर ग्रोथ। यहाँ बोला गया कि बिजनेस कॉस्ट कम करने के लिए डीरेगुलेशन जरूरी है ताकि एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिल सके। नेक्स्ट बोला गया कि रेगुलेटरी बर्डन कम करने के लिए माइक्रो मैनेजमेंट की जगह रिस्क बेस्ड रेगुलेशंस पर शिफ्ट करना चाहिए। साथ ही यहाँ पे गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट अप्रोच से हटाकर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी फ्रेमवर्क अडॉप्ट करना जरूरी है। साथ ही बताया गया कि यहाँ पे गवर्नमेंट्स को बिजनेस ऑपरेशंस में मिनिमम इंटरफेरेंस करनी चाहिए ताकि कंपनीज अपने कोर एक्टिविटीज पर ध्यान दे सके। उसके बाद यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट के बीच ट्रस्ट होना चाहिए ताकि इनोवेशन और ग्रोथ को सपोर्ट किया जा सके। ज़्यादा क्लियर है। लास्ट में यहाँ पे बात की है अबाउट द कंक्लूजन विच इज ए पाथ फॉरवर्ड फॉर इंडिया। यहाँ बोला गया कि इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 का फोकस ग्रोथ के रोड मैप पर है यहाँ, जिसमें डीरेगुलेशन, देन क्रिटिकल सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट और बैलेंस एनर्जी ट्रांजिशन को हाईलाइट किया गया है।
साथ ही बताया गया कि गवर्नमेंट का रोल एक इनेबलिंग इन्वायरमेंट क्रिएट करना है जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ प्रमोट हो। नेक्स्ट हमें बिजनेस से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो इनोवेशन और प्रोडक्टिविटी के साथ रिस्पॉन्स करे। उसके बाद बोला गया कि हमें पॉलिसी मेकिंग को कंटिन्यूसली फीडबैक के बेसिस पर रिफाइन किया जाएगा ताकि फ्यूचर सर्विस और बेहतर हो सके। और यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट सिर्फ एक एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं है बल्कि पॉलिसी मेकिंग के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड भी है। क्लियर हो गया? ये था इकोनॉमिक सर्वे का इंट्रोडक्शन। अब नेक्स्ट हम देखेंगे द चैप्टर 1 ऑफ द इकोनॉमिक सर्वे, एंड इज द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी गेटिंग बैंक इनटू द फास्ट लेन। सो चलिए अब इसमें हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। सो इस इंट्रोडक्शन में ये बोला गया कि ग्लोबल इकोनॉमी 2023 में एवरेज 3.3% ग्रो हुई, जो यहाँ पे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के नेक्स्ट 5 इयर्स के 3.2% ग्रोथ प्रोजेक्शन से थोड़ा ज्यादा है। साथ ही बताया गया कि यूरोप और एशिया के कुछ पार्ट्स में मैन्युफैक्चरिंग स्लो हो गई है, जिसका रीजन सप्लाई चेन डिसरप्शंस और वीक एक्सटर्नल डिमांड है। आगे बताया गया कि इसमें सर्विसेज सेक्टर ने बेटर परफॉर्म किया, जो यहाँ पे काफी इकोनॉमीज के ग्रोथ को सपोर्ट कर रहा है। नेक्स्ट हमें बात की अबाउट द ग्लोबल इकोनॉमिक सिनेरियो। यहाँ बोला गया कि डिसइंफ्लेशन स्लो गई है क्योंकि सर्विसेज इन्फ्लेशन अभी भी हाई है, लेकिन कोर गुड्स इन्फ्लेशन ऑलमोस्ट जीरो हो चुकी है। अब यहाँ पे आपको क्या डिसइंफ्लेशन के बारे में पता है? देखो मैं आपको कुछ टर्म्स बता देता हूँ। इन्फ्लेशन मतलब किसी गुड्स या सर्विसेज की प्राइस बढ़ना, लेकिन डिसइंफ्लेशन मतलब ये जो इन्फ्लेशन है उसका रेट कम होना, यानी कि अभी भी प्राइस बढ़ रही है लेकिन यहाँ पे प्राइस बढ़ने का रेट थोड़ा कम है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बुक है उसका प्राइस पहले 100 था, लेकिन एक साल बाद वो यहाँ पे 120 हो गया, उसके बाद और एक साल के बाद वो यहाँ पे 160 हो गया। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसका इन्फ्लेशन रेट यहाँ पे 20% से बढ़ के यहाँ पे 33% हो गया। लेकिन सोचो कि कोई बुक है जिसकी प्राइस पहले 100 है, वो यहाँ पे एक साल के बाद 120 हो गई और यहाँ पे उसके एक साल के बाद वो हो गई 132। सो यहाँ पे पहले साल इन्फ्लेशन था 20%, लेकिन अगले साल वो था 10%। सो यहाँ पे बुक की प्राइस तो बढ़ रही है लेकिन उसका रेट कम हो रहा है। ये हो रहा है आपको? सो इसे हम बोलते हैं डिसइंफ्लेशन, यानी कि इन्फ्लेशन तो बढ़ रहा है लेकिन उसका रेट कम हो रहा है। उसके बाद आता है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन मतलब इन्फ्लेशन का अपोजिट। यहाँ पे गुड्स की प्राइस हर साल कम होते जा रही है और यहाँ पे उसका कम होने का रेट भी बढ़ते जा रहा है। क्लियर हो गया? साथ ही यहाँ बताया गया कि मिडल ईस्ट टेंशन की वजह से ट्रेड डिसरप्ट हो गया है, स्पेशली स्यूज कैनल रूट पर, जहाँ पे ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड का 15% हैंडल करता है। और अब जियोपॉलिटिकल इकोनॉमिक पॉलिसी अनसर्टेनिटी इंडेक्स 2023 में 121.7 था, जो 2024 में बढ़कर 133.6 हो गया है। यहाँ क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसीज को लेकर कंसर्न्स बढ़ रहा है। उसके बाद यहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड अनसर्टेनिटी इंडेक्स 2023 में 8.5 था, जो 2024 में 13 तक पहुंच गया है। इसका रीजन मेजर इकोनॉमीज के बीच ट्रेड टेंशंस और पॉलिसी चेंजेस है। क्लियर हो गया? उसके बाद यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे में ग्लोबल ग्रोथ का चार्ट भी दिया है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि सितंबर 2024 में ग्लोबल ग्रोथ के चार्ट के हिसाब से ग्लोबल ग्रोथ था 3.2। साथ ही आप देख सकते हो कि यहाँ पे अगले साल वो होने वाला है 3.3। उसके बाद यहाँ पे एडवांस इकोनॉमीज का यहाँ पे इस साल ग्रोथ है 1.7%, लेकिन अगले साल वो होगा 1.9%। साथ ही यहाँ पे इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज का यहाँ पे अभी ग्रोथ है 4.2% और यहाँ पे अगले साल भी रहेगा 4.2%। क्लियर हो गया? उसके बाद यहाँ बताया गया अबाउट द इंडियन इकोनॉमी। यहाँ बोला गया कि इंडिया का रियल जीडीपी ग्रोथ फाइनेंशियल 25 में 6.4% एस्टिमेट किया गया, जो पिछले 10 साल के एवरेज के करीब है। साथ ही यहाँ पे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कांस्टेंट प्राइस पर 7.3% बढ़ने का एस्टिमेट है, जो यहाँ पे रूरल डिमांड के रीबाउंड होने की वजह से होगा। उसके बाद बोला गया कि रियल ग्रॉस वैल्यू एडेड ये यहाँ पे 6.4% बढ़ने का एस्टिमेट है। आगे बोला गया कि एग्रीकल्चर सेक्टर फाइनेंशियल 25 में 3.8% ग्रोथ करने की उम्मीद है। नेक्स्ट यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर का ग्रोथ रेट 6.2% एस्टिमेट किया गया है। साथ ही यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई और यहाँ पे यूटिलिटी सर्विस का स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन को सपोर्ट करेगा। और यहाँ पे सर्विसेज सेक्टर 7.2% तक ग्रो करने की उम्मीद है, जो पे फाइनेंशियल, रियल एस्टेट, प्रोफेशनल सर्विसेज, देन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, देन डिफेंस और अदर सर्विसेज की वजह से होगा। साथ ही बताया गया कि इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर चैलेंजेस के बावजूद फास्टेस्ट ग्रोथ रजिस्टर कर रहा है, जो यहाँ पे परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स से दिख रहा है। और बोला गया कि सर्विसेज सेक्टर भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जिसमें नए ऑर्डर्स, आउटपुट का बढ़ना, सेल्स इंप्रूव होना और यहाँ पे उसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होना शामिल है। उसके बाद बोला गया कि रिटेल हेडलाइन इन्फ्लेशन जो यहाँ पे सीपीआई दैट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से मेजर होती है, फाइनेंशियल 24 के 5.4% से गिरकर यहाँ पे अप्रैल टू दिसंबर 2024 में 4.9% हो गई है।
साथ ही यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपेक्स फाइनेंशियल ईयर 21 से फाइनेंशियल 24 तक लगातार इंप्रूव हुआ है। और अब जनरल इलेक्शंस के बाद जुलाई नवंबर 2024 के बीच कैपेक्स 8.2% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है। नेक्स्ट बताया गया कि इंडिया ग्लोबल सर्विसेज एक्सपोर्ट्स में 7th लार्जेस्ट शेयर रखता है, जो उसकी ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस दिखाता है। उसके बाद यहाँ पे अप्रैल दिसंबर 2024 के दौरान नॉन पेट्रोलियम और नॉन जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स 9.1% बढ़े हैं, जो पे वोलेटाइल ग्लोबल कंडीशन के बावजूद इंडिया की मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट की रिसाइलेंस दिखाता है। साथ ही बोला गया कि 2023-24 के एनुअल पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के मुताबिक यहाँ पे 15 साल या उससे ऊपर के लोगों का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2017-18 के 6% से गिरकर 2023-24 में 3.2% हो गया है। उसके बाद इंडिया का फॉर्मल सेक्टर भी एक्सपेंड हो रहा है, जिसमें ईपीएफओ दैट इज एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के नेट सब्सक्रिप्शंस फाइनेंशियल ईयर 19 के 61 लाख से बढ़कर फाइनेंशियल 24 में 131 लाख हो गए हैं। ऐसा क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे एक चार्ट भी दिखा गया है, जहाँ पे देखा गया है कि लास्ट डिकेड में जितनी ग्रोथ हुई है सो इस साल उतना ही ग्रोथ हुआ है कि नहीं। सो अभी देखिए एग्रीकल्चर का जो जीवीए है उसके हिसाब से इस साल ग्रोथ कुछ 3.9% के पास था और यहाँ पे लास्ट 10 साल में भी 3.8% के आसपास है। उसके बाद इंडस्ट्री जीवीए भी बिल्कुल 6% के आसपास है। नेक्स्ट पे सर्विसेज जीवीए इस साल थोड़ा कम है, लेकिन लास्ट डिकेड में वो उससे भी ज्यादा था, डेट इज 8% के आसपास। उसके बाद जीवीए का देखें और जीडीपी का देखें तो वो दोनों बार्स भी आसपास ही है। इसका मतलब ये है कि इस साल जो ग्रोथ है उसके ही बिल्कुल करीब या फिर उससे सिमिलर ग्रोथ लास्ट 10 साल में है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे हम टॉपिक देखेंगे आउटलुक एंड वे फॉरवर्ड। यहाँ बोला गया कि सर्वे के मुताबिक फाइनेंशियल 26 में इंडिया का रियल जीडीपी ग्रोथ 6.3% से 6.8% के बीच रहने का एस्टिमेट है और ये एस्टिमेट ग्रोथ के पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्टर्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है। साथ ही यहाँ पे इंडिया को अपनी ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंप्रूव करनी होगी, यहाँ तक मीडियम टर्म ग्रोथ स्ट्रांग रहे। उसके बोला गया कि इसके लिए ग्रासरूट लेवल पर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स और डीरेगुलेशन जरूरी होगा। क्लियर हो गया। अब हम जाते हैं अगले चैप्टर की ओर, जो है मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट्स, द कार्ट एंड द हॉर्स। इसमें यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। यहाँ बोला गया कि इस फाइनेंशियल ईयर में बैंक रेट स्टेडी रेट से ग्रो हो रहा है, साथ ही अब क्रेडिट ग्रोथ अब डिपॉजिट ग्रोथ के करीब आ रहा है। उसके बाद बताया गया कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो रही है और ये इंप्रूवमेंट इस वजह से है क्योंकि ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कम हो रहे हैं। साथ ही बोला गया कि कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो भी बढ़ रहा है, जो पे बैंक्स की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को दिखाता है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आपको कैपिटल एडुकेट रेशियो के बारे में पता होगा। ये होता है टायर 1 कैपिटल, देन यहाँ पे टायर 2 कैपिटल डिवाइड बाय रिस्क वेटेड एसेट्स। उसके बाद हम देखते हैं अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द बैंकिंग सेक्टर एंड क्रेडिट अवेलेबिलिटी। यहाँ बोला है कि पिछले 2 साल से क्रेडिट ग्रोथ नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ से ज्यादा है और यहाँ पे ये क्रेडिट जीडीपी ग्राफ Q1 फाइनेंशियल 23 में -10.3% था, जो पे Q1 2025 में घटकर यहाँ पे -0.3% हो गया है। उसके बाद यहाँ पे शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स की एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रही है और यहाँ पे ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेशियो फाइनेंशियल ईयर 18 के पीक से लगातार गिर रही है। साथ ही यहाँ पे सितंबर 2024 तक GNPA रेशियो सिर्फ 2.6% रह गया है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक डायग्राम दिखा गया। यहाँ बताया गया कि बैंक क्रेडिट कैसे ग्रो हो रही है। सो आप देख सकते हो कि वह फाइनेंशियल 24 में जैसे वो स्टार्ट हुआ तो वो कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहा है, विच इज द 16.3%। उसके बाद अप्रैल तक 15.3%, देन अगस्त तक 15%, देन सितंबर तक 14.4%, देन यहाँ पे नवंबर तक 11.8%। क्लियर है। नेक्स्ट बोला गया कि सितंबर 2024 तक शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स का कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो 16.7% था और अब सभी बैंक्स ने कॉमन इक्विटी टायर 1 रिक्वायरमेंट का 8% का टारगेट पूरा किया है। साथ ही यहाँ बताया गया है कि यहाँ पे इंडिया का बैंक क्रेडिट टू प्राइवेट नॉन फाइनेंशियल सेक्टर टू जीडीपी रेशियो एडवांस इकोनॉमीज जैसे कि यूएस, यूके और जापान से कम है और यहाँ पे इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी से भी ये रेशियो कम है, लेकिन यहाँ पे इंडोनेशिया और मेक्सिको से ज्यादा है। नेक्स्ट बोला गया कि रीजनल रूरल बैंक्स की ब्रांचेस 2006 में 14,494 थी, जो 2023 में बढ़कर 21,856 हो गई। उसके बाद यहाँ पे फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स आरबीआई के मुताबिक मार्च 2021 में 53.9% था, जो यहाँ पे मार्च 2024 तक बढ़कर 64.2 हो गया। क्लियर हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट हम बात करेंगे डेवलपमेंट्स इन द कैपिटल मार्केट्स।
यहाँ बोला गया कि अप्रैल दिसंबर 2024 के दौरान प्राइमरी मार्केट दैट इज इक्विटी और डेब्ट से 11.1 लाख करोड़ मोबिलाइज किया गया और यहाँ पे ये फाइनेंशियल 24 के कंपैरिजन में 5% ज्यादा है। उसके बाद बताया गया कि यहाँ पे डिमैट अकाउंट्स का नंबर दिसंबर 2024 तक 33% बढ़कर 18.5 करोड़ हो गई। साथ ही यहाँ पे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स का नंबर अप्रैल टू दिसंबर 2024 में 259 तक पहुंच गया, जो यहाँ पे अप्रैल टू दिसंबर 2023 के 196 आईपीओ से 32.1% ज्यादा है। आगे बोला गया कि इसमें बीएसई स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन टू द जीडीपी रेशियो दिसंबर 2024 के एंड तक 136% तक पहुंच गया और ये रेशियो चाइना दैट इज 65% और ब्राजील दैट इज 37% जैसे बाकी इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी से काफी ज्यादा है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट द डेवलपमेंट्स इन द इंश्योरेंस सेक्टर। यहाँ बोला गया कि फाइनेंशियल 24 में टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम 7.7% बढ़कर 11.2 लाख करोड़ तक पहुंच गया। साथ ही बताया गया कि इंश्योरेंस पेनिट्रेशन फाइनेंशियल 23 के 4% से गिरकर फाइनेंशियल 24 में 3.7% हो गया। उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन थोड़ा कम होके फाइनेंशियल ईयर 23 के 3% से फाइनेंशियल 24 में 2.8% हो गया। साथ ही यहाँ पे नॉन लाइफ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन स्टेबल रहा और 1% पर बना रहा। क्लियर हो गया। दिस वाज अबाउट इंश्योरेंस सेक्टर। अब हम देखते हैं डेवलपमेंट्स इन द पेंशन सेक्टर। यहाँ बोला गया कि सितंबर 2024 तक टोटल सब्सक्राइबर्स का नंबर 783.4 लाख तक पहुंच गई और यहाँ पे ये सितंबर 2023 के 675.2 लाख से 16% का ईयर टू ईयर ग्रोथ दिखाता है। साथ ही बताया गया कि मर्सर सीएफए इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2024 के मुताबिक भारत का ओवरऑल इंडेक्स वैल्यू 2023 के 45.9 से गिरकर 2024 में 44 हो गया। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आप बात करेंगे अबाउट द साइबर सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स ऑफ द इंडियाज फाइनेंशियल सेक्टर। यहाँ बोला गया कि रिपोर्ट्स के मुताबिक जितने भी साइबर इंसिडेंट्स रिपोर्ट होते हैं उनमें से लगभग 1/5 हिस्सा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का होता है और सबसे ज्यादा इफेक्ट्स बैंक्स पर पड़ता है। नेक्स्ट बोला गया कि IMF के ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के मुताबिक साइबर अटैक्स की वजह से होने वाले फाइनेंशियल लॉसेस 2017 से 4 गुना बढ़ चुके हैं और अब तक ये लॉसेस $2.5 बिलियन तक पहुंच चुके हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमें बात की अबाउट द एफिकेसी ऑफ द इंसॉल्वेंसी लॉ। यहाँ बोला गया कि सितंबर 2024 तक 1068 रिजोल्यूशन प्लान्स के थ्रू 3.6 लाख करोड़ रिकॉर्ड किए गए हैं। साथ ही ये लिक्विडेशन वैल्यू का 161% और एसेट्स की फेयर वैल्यू का 86.1% है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट द आउटलुक की। यहाँ बोला गया कि फाइनेंशियल मार्केट्स का ज्यादा इन्फ्लुएंस पॉलिसी और मैक्रो इकोनॉमी पर बढ़ रहा है। इसे यहाँ पे फाइनेंशियलाइजेशन कहा जाता है और यहाँ पे इसकी वजह से एडवांस इकोनॉमीज में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर डेब्ट रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया है। यहाँ जिसमें से कुछ रेगुलेटर्स को दिखता है और कुछ वो छुपा होता है। साथ ही बोला गया कि इंडिया को फाइनेंशियल सेक्टर का डेवलपमेंट और ग्रोथ बैलेंस में रखना होगा ताकि फाइनेंशियलाइजेशन का नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो। याद क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे हम चैप्टर देखते हैं चैप्टर 3 दैट इज एक्सटर्नल सेक्टर गेटिंग FDI राइट। इसमें यहाँ पे सबसे पहले इंट्रोडक्शन। यहाँ बोला है कि इंडिया का एक्सटर्नल सेक्टर ग्लोबल इकोनॉमी और ट्रेड पॉलिसी अनसर्टेनिटीज के बावजूद स्ट्रांग बना हुआ है और बाहर के चैलेंजेस के बीच भी इंडिया की इकोनॉमी की स्टेबिलिटी दिख रही है। उसके बाद हम बात करते हैं अबाउट द ग्लोबल ट्रेड डायनामिक्स। यहाँ बोला गया कि नवंबर 2023 से रेड सी में डिसरप्शन शुरू हुए जिसकी वजह से ट्रेड रूट्स चेंज करने पड़ रहे हैं और इस वजह से शिपिंग कॉस्ट बढ़ गए हैं और डिलीवरी टाइम्स लंबा हो गया है। उसके बोला गया कि होमरोज स्टेट में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं जो यहाँ पे ग्लोबल पेट्रोलियम लिक्विड कंजम्पशन का 21% सप्लाई करता है और इस वजह से एनर्जी ट्रेड डिसरप्ट हो गया है और प्राइसेस बढ़ गए हैं। आप यहाँ पे इस डायग्राम में भी देख सकते हो कि किस तरह से ग्लोबल ट्रेड अनसर्टेनिटी राइज हो रही है। अगर आप यहाँ पे ट्रेड पॉलिसी अनसर्टेनिटी इंडेक्स के बारे में देखो तो यहाँ पे बढ़ते ही जा रहा है और अभी ये 100 से ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन यहाँ पे आप देखो कि ग्लोबल ट्रेड 2024 में रिबाउंड हो गया। 2023 में वो यहाँ पे थोड़ा कम था लेकिन जैसे ही 2024 आया सो तब यहाँ पे मर्चेंट ट्रेड का वॉल्यूम ग्रोथ बढ़ गया। क्लियर हो गया। नेक्स्ट बताया गया कि पनामा कैनल में ड्राउट आ गया है जो ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड वॉल्यूम्स का लगभग 5% अफेक्ट कर रहा और इस वजह से शिपिंग और ट्रेड में प्रॉब्लम्स बढ़ रही। साथ ही बोला है कि 2022 के एंड से कंट्रीज के बीच पॉलिटिकल प्रॉक्सिमिटी बढ़ने लगी है और अब ज्यादा कंट्रीज बायलैटरल ट्रेड प्रीफर कर रही है जिसमें सिर्फ 2 देश के बीच में ट्रेड होता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट द ग्लोबल ट्रेड परफॉर्मेंस इन 2024।
यहाँ बोला गया कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक Q3 2024 में मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स में 3.5% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखा गया। इसी पीरियड में मर्चेंडाइज इंपोर्ट्स भी 3% से बढ़े। उसके बाद यहाँ पे ग्लोबल सर्विसेज एक्सपोर्ट्स 7.9% से बढ़े, जो पिछले साल के कंपैरिजन में अच्छा ग्रोथ था। साथ ही बोला गया कि सर्विसेज इंपोर्ट्स भी 6.7% से बढ़े, जो ट्रेड एक्टिविटीज की अच्छी मोमेंटम दिखाता है। उसके बाद यहाँ पे एक चार्ट भी दिखा गया। यहाँ बताया गया कि किस तरह से पहले 9 मंथ्स में इस साल मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट ज्यादा वाइडन हुआ। आप यहाँ देख सकते हो कि पिछले साल वो था -$190 बिलियन, लेकिन यहाँ बोला है कि इस साल वो बढ़ के हो गया है -211। साथ ही यहाँ पे नॉन पेट्रोलियम और नॉन पेट्रोलियम एंड नॉन जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट भी अच्छे परफॉर्म किए हैं। यहाँ देखो कि नॉन पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स यहाँ पे पिछले साल से थोड़े बड़े हैं और यहाँ पे नॉन पेट्रोलियम एंड नॉन जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स भी बड़े हैं। उसके बाद यहाँ बताया गया अबाउट टैरिफ पॉलिसीज। यहाँ बोला गया कि फ्री ट्रेड और कोलैबोरेशन पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है और यहाँ पे WTO के अंडर इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसीज को और स्ट्रॉन्ग बनाया गया। साथ ही बोला गया कि इस वजह से अलग अलग देशों के बीच बॉर्डर टैरिफ्स कम हो गए और इंडिया में 2000 से 2024 तक ड्यूटीएबल आइटम्स पर एवरेज टैरिफ रेट 48.9% से गिरकर 17.3% हो गया। साथ ही यहाँ पे चाइना में भी ये रेट 16.4% से गिरकर 8.3% हो चुका है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पे बात की है अबाउट नॉन टैरिफ मेजर्स। यहाँ बोला गया कि ग्लोबल ट्रेड अलर्ट डाटाबेस के मुताबिक 2020 से 2024 के बीच ट्रेड और इन्वेस्टमेंट्स पर 26,000 से ज्यादा नए रेस्ट्रिक्शंस इंपोज किए गए। उसके बाद यहाँ पे नॉन टैरिफ मेजर्स का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और नेचुरल रिसोर्सेज सेक्टर पर पड़ा। उसके बाद यहाँ बताया गया अबाउट द ट्रेंड इन इंडिया स्टेट परफॉर्मेंस। यह बोला है कि फाइनेंशियल 25 के पहले 9 महीने में ओवरऑल एक्सपोर्ट्स दैट इज मर्चेंडाइज प्लस सर्विसेज एक्सपोर्ट्स 6% से ग्रो हुए और इसी पीरियड में सर्विसेज सेक्टर का ग्रोथ 11.6% रहा। नेक्स्ट बोला गया कि टोटल इंपोर्ट्स $682.2 बिलियन तक पहुंच गए, जब स्टेडी डोमेस्टिक डिमांड की वजह से 6.9% से ग्रो हुआ। साथ ही यहाँ पे इंडिया का द टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज में ग्लोबल एक्सपोर्ट मार्केट शेयर 10.2% है और ये यहाँ पे यूनिकटैट के मुताबिक दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। उसके बाद बताया गया कि यहाँ पे एक्सपोर्टर्स के लिए आसानी बढ़ाने के लिए इंडिया में कुछ इनिशिएटिव भी शुरू किए गए। इसमें यहाँ बताया गया कि लॉजिस्टिक हब डेवलप किया गया है यहाँ जिससे एक्सपोर्ट प्रोसेस स्मूथ हो सके। उसके बाद यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के इम्प्रूवमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जा रहा है। साथ ही यहाँ पे EBRC इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जो यहाँ पे बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट्स के लिए डिजिटल सिस्टम है और यहाँ पर ट्रेड कनेक्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया, जिससे यहाँ पे ट्रेड कनेक्शंस ऑनलाइन हो सके। साथ ही यहाँ पर DGFT मोबाइल ऐप लॉन्च की गई, जो यहाँ पे ट्रेड फैसिलिटेशन के लिए मदद करेगी। ऐसा क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे बात किया है अबाउट द इंडिया बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, रिसेलेंस एंड चैलेंजेस। यहाँ बोला है कि Q2 फाइनेंशियल 25 में इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट GDP का 1.2% रहा। साथ ही ये राइजिंग नेट सर्विसेज रिसिप्ट्स और प्राइवेट ट्रांसफर रिसिप्ट्स के बढ़ने की वजह से सपोर्ट हुआ। नेक्स्ट बोला गया कि Q1 फाइनेंशियल 23 से Q2 फाइनेंशियल 25 तक इंडिया ने मोस्टली कैपिटल अकाउंट में सरप्लस रिकॉर्ड किया और यहाँ पे ये मेनली FDI, FPI और यहाँ पे एक्सटर्नल लोन से आने वाले स्ट्रॉन्ग इन्फ्लोज की वजह से हुआ। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमें बात की अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द FDI फ्लोज ऑफ इंडिया। यहाँ बोला गया कि फाइनेंशियल 25 में ग्रॉस FDI इनफ्लोज फाइनेंशियल ईयर 24 के कंपैरिजन में 17.9% बढ़ गए। उसके बोला गया कि लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो यहाँ पे अप्रैल 2000 से सितंबर 2024 तक इंडिया में टोटल FDI इनफ्लोज $1 ट्रिलियन से ज्यादा हो चुके हैं। नेक्स्ट इकोनॉमी सर्वे में बताया गया अबाउट द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऑफ इंडिया। यहाँ बोला है कि इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में फॉरेन करेंसी एसेट्स, गोल्ड, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स और यहाँ पे रिजर्व ट्रांसपोजिशन इन IMF शामिल होते हैं। उसके बाद बताया गया कि दिसंबर 2024 के एंड तक इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स $640.3 बिलियन तक पहुंच गए और यहाँ पे ये रिजर्व्स 10.9 मंथ्स तक के इंपोर्ट्स कवर करने के लिए काफी है और लगभग 90% एक्सटर्नल डेट को भी कवर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बात की अबाउट द एक्सटर्नल डेट पोजीशन ऑफ इंडिया। यह बोला है कि इंडिया का एक्सटर्नल डेट पिछले कुछ सालों से स्टेबल बना हुआ है और इसमें सितंबर 2024 के एंड तक एक्सटर्नल डेट का GDP रेशियो 19.4% रहा। क्लियर हो गया। लास्ट में बताया गया इस चैप्टर का आउटलुक। यहाँ बोला है कि ग्लोबल ट्रेड डायनामिक्स में काफी बदलाव आए हैं, जहाँ पे पहले ग्लोबलाइजेशन था, अब यहाँ पे ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म बढ़ रहा है और यहाँ इसके साथ ही अनसर्टेनिटी भी ज्यादा हो गई। साथ ही यहाँ पे इंडिया को ग्लोबल सप्लाई चेन्स पे अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ट्रेड कॉस्ट कम करनी होगी और यहाँ पर एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने के लिए ट्रेड फैसिलिटेशन में भी सुधार लाना जरूरी है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम चैप्टर देखते हैं चैप्टर 4 दैट इज प्राइसेस एंड इन्फ्लेशन अंडरस्टैंडिंग द डायनामिक्स। यहाँ पे हम सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। यहाँ बोला है कि ग्लोबल इन्फ्लेशन 2024 में गिरकर 5.7% हो गया, जो है 2022 के पीक 8.7% से काफी कम है और ये IMF के मुताबिक एक सिग्निफिकेंट डिक्लाइन है। उसके बाद यहाँ पे कोर इन्फ्लेशन भी पिछले 10 साल में अपने सबसे नीचे लेवल पर पहुंच गया है।
नेक्स्ट हमें बात की है अबाउट डोमेस्टिक इन्फ्लेशन। यहाँ बताया गया कि इंडिया की रिटेल इन्फ्लेशन फाइनेंशियल 24 में 5.4% थी, जो अब फाइनेंशियल ईयर 25 के अप्रैल टू दिसंबर 2024 में गिरकर 4.9% हो गई। आगे बोला गया कि इस गिरावट का बड़ा रीजन कोर इन्फ्लेशन का 0.9 परसेंटेज पॉइंट से गिरना था। साथ ही यहाँ पे कोर इन्फ्लेशन का गिरना मेनली कोर सर्विसेज इन्फ्लेशन और यहाँ पे फ्यूल प्राइस इन्फ्लेशन के कम होने की वजह से हुआ। नेक्स्ट यहाँ पे कोर सर्विसेज इन्फ्लेशन कोर गुड्स इन्फ्लेशन से भी नीचे रहा, जो यहाँ पे ओवरऑल इन्फ्लेशन गिरने का एक और बड़ा रीजन है। उसके बाद हम बात करेंगे अबाउट फूड इन्फ्लेशन। यहाँ बोला है कि पिछले 2 साल से इंडिया की फूड इन्फ्लेशन ज्यादा बनी हुई है। साथ ही यहाँ पे एक्सट्रीम वेदर कंडीशन जैसे कि साइक्लोन्स, हेवी रेन्स, हेलस्टॉर्म्स, ड्रॉट्स और यहाँ पे हीट वेव्स ने वेजिटेबल प्रोडक्शन मेनली ओनियन और टोमेटो को इफेक्ट किया है, और इसमें यहाँ पे सप्लाई चेन इश्यूज की वजह से रिटेल प्राइसेस भी ऊपर चले गए। आगे बोला गया कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फाइनेंशियल 24 में 7.5% था, जो यहाँ पे फाइनेंशियल 25 में बढ़कर 8.4% हो गया, और यहाँ पे इस इंक्रीज का मेन रीजन वेजिटेबल्स और पल्सेस के प्राइसेस का बढ़ना था। उसके बाद अगर सीपीआई बास्केट से टोमेटो, ओनियन और पोटैटो हटा दिए जाए तो फिर फाइनेंशियल 25 में एवरेज फूड इन्फ्लेशन रेट 6.5% था। अब यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे में ये डायग्राम दिखा गया कि किस तरह से इस साल सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन रेट वेजिटेबल्स में देखा गया। लेकिन अगर हम पिछले साल की बात करें तो सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन रेट देखा गया था इन स्पाइसेस और सबसे कम देखा गया था इन ऑयल्स एंड फैट्स। क्लियर हो गया। उसके बाद बताया गया कि फूड इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए हैं। इसमें एग्जांपल है व्हीट पर स्टॉक लिमिट्स लगाई गई। साथ ही यहाँ पे ओपन मार्केट सेल स्कीम के थ्रू सेंट्रल पूल से व्हीट और राइस ऑफलोड किए गए। उसके बाद यहाँ पे भारत ब्रांड के अंडर व्हीट फ्लोर और राइस का सेल किया जा रहा है। साथ ही बोला गया कि चना दाल, मूंग दाल और मसूर दाल का सेल भी भारत ब्रांड के अंडर किया जा रहा है, और इससे यहाँ पे तूर और देसी चना पर स्टॉक लिमिट्स लगाई गई है। उसके बाद यहाँ पर देसी चना, तूर, उड़द, मसूर और येलो पीस की ड्यूटी फ्री इंपोर्ट अलाउ की गई। नेक्स्ट यहाँ पे ओनियन का बफर स्टॉक मेंटेन किया गया। यहाँ इसमें 4.7 लाख मिलियन टर्म्स रबी ओनियन प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड के अंडर प्रोक्योर किया गया। साथ ही यहाँ पे ओनियन और टोमेटो का सब्सिडाइज सेल भी किया जा रहा है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट में इस चैप्टर की आउटलुक के बारे में बात की। यहाँ बोला है कि आरबीआई और आईएमएफ का कहना है कि इंडिया का कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन फाइनेंशियल 26 तक ग्रेजुअली टारगेट के साथ अलाइन किया जाएगा। साथ ही यहाँ पे आईएमएफ का प्रोजेक्शन है इन्फ्लेशन रेट फाइनेंशियल 25 में 4.4% और फाइनेंशियल 26 में 4.1% होगा। उसके बाद यहाँ पे आरबीआई का एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ पे फाइनेंशियल 26 में हेडलाइन इन्फ्लेशन 4.2% रहेगा, और यहाँ कंडीशन ये है कि यहाँ पे मानसून नॉर्मल हो और यहाँ पे कोई एक्सटर्नल या पॉलिसी शॉक ना आए। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं चैप्टर 5 दैट इज मीडियम टर्म आउटलुक, डीरेगुलेशन ड्राइव्स ग्रोथ। इसमें यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन। यहाँ बोला गया कि इंडिया को विकसित भारत 2024 तक अचीव करने के लिए लगातार 8% ग्रोथ रेट चाहिए एट कांस्टेंट प्राइसेस अगले 10 से 20 साल तक। साथ ही बोला गया कि आईएमएफ के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के हिसाब से इंडिया फाइनेंशियल 28 तक USD 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगा, और अब प्रोजेक्शन है कि अब फाइनेंशियल 30 तक इकोनॉमी यहाँ पे USD 6.3 ट्रिलियन तक पहुंच सकती है। नेक्स्ट यहाँ पे एक डायग्राम बताया है अबाउट द ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रेस्ट्रिक्शंस। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो भी 2009 से 19 का एवरेज है उससे ज्यादा ये बढ़ चुका है फ्रॉम 2020, और यहाँ पे वो थोड़ा थोड़ा कम हुआ है। अब आप देख सकते हो कि 2024 में वो यहाँ पे है 3390। उसमें से यहाँ पे नॉन ट्रेड रेस्ट्रिक्शन है 114, और अभी सबसे ज्यादा है स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिटिवनेस का, इट इज 1248। उसके बाद बोला गया कि इंडिया की ग्रोथ को ग्लोबल चेंजेस के कॉन्टेक्स्ट में इवैल्यूएट करना जरूरी है। साथ ही यहाँ पे जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन की वजह से ग्लोबल ट्रेड और सप्लाई चेन पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे चाइना का मैन्युफैक्चरिंग डोमिनेंस ग्लोबल इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस को इफेक्ट कर रहा है, और बोला गया है कि यहाँ पे एनर्जी ट्रांजिशन के लिए चाइना पर डिपेंडेंसी इंडिया के सिस्टमल ग्रोथ एफर्ट्स को इम्पैक्ट कर सकती है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे में बात की है अबाउट द जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन के बारे में। यहाँ बोला है कि जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन का मतलब है पॉलिसी ड्रिवन रिवर्सल ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन जो स्ट्रेटेजिक रीजन से होता है। नेक्स्ट बोला गया कि ये ट्रेड, कैपिटल और माइग्रेशन फ्लोज को इम्पैक्ट करता है और यहाँ पे ग्लोबल इकोनॉमी को रिशिप कर रहा है। साथ ही यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन के बदले इकोनॉमिक रीअलाइनमेंट्स और रीएडजस्टमेंट हो रहे हैं। आगे बताया गया कि यूनिडो के प्रोजेक्शन के मुताबिक चाइना 2030 तक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का 45% कंट्रोल करेगा, जो अब यूएस और उसके अलायंस से भी ज्यादा होगा। उसके बाद इसमें एनर्जी ट्रांजिशन में भी चाइना का बड़ा रोल है, क्योंकि ये ग्लोबल सोलर पैनल सप्लाई चेन का 80% कंट्रोल करता है, जिसमें यहाँ पे पॉलीसिलिकॉन, इनगॉइड्स, वेफर्स, सेल्स और यहाँ पे मॉड्यूल शामिल है। साथ ही यहाँ पे चाइना ग्लोबल बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी में भी लीड करता है। उसके बाद बताया गया कि अब जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन की वजह से यहाँ पे ट्रेड और इन्वेस्टमेंट रिस्ट्रिक्शन बढ़ रही, जिसमें यहाँ पे 2020 से 2024 के बीच में यहाँ 24,000 से ज्यादा नए रेस्ट्रिक्शन इम्पोज किए गए। साथ ही यहाँ पे ग्लोबल एफडीआई जियोपॉलिटिकली अलाइन
कंट्रीज तक लिमिटेड हो रहा है, जो यहाँ पे इमर्जिंग मार्केट्स और डेवलपिंग इकोनॉमीज के लिए भी रिस्क बढ़ा रहा है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे बात की है अबाउट डीरेगुलेशन एंड इकोनॉमिक फ्रीडम, ए कैटलिस्ट फॉर ग्रोथ। यहाँ बोला गया कि स्टेट्स रेगुलेशंस को कॉस्ट इफेक्टिवनेस के बेसिस पर रिव्यू करके सिस्टमैटिक डीरेगुलेशन कर सकती है। और इसमें यहाँ पे पहला स्टेप है डीरेगुलेशन के एरियाज आइडेंटिफाई करना अंडर द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 और इंडिया के एसएमई सेक्टर यानी कि मिड स्टैंड को स्ट्रॉन्ग बनाना। साथ ही यहाँ पे दूसरा स्टेप है रेगुलेशन को दूसरे स्टेट्स और कंट्रीज के साथ कंपेयर करना, यहाँ तक कि बेस्ट प्रैक्टिसेस अडॉप्ट की जा सके। उसके बाद यहाँ पे तीसरा स्टेप है हर रेगुलेशन का कॉस्ट एस्टिमेट करना, जो पे इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस पर पड़ता है, यहाँ ताकि उनको अननेसेसरी बर्डन ना हो। क्लियर हो गया आपको? इतना ही था चैप्टर 5 में। अब हम देखते हैं चैप्टर 6 दैट इज इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कीपिंग इट गोइंग। यहाँ इंट्रोडक्शन में ये बोला गया कि पिछले 5 साल में गवर्नमेंट का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पर पब्लिक स्पेंडिंग बढ़ाने पर था, चाहे वो फिजिकल हो, डिजिटल हो या फिर सोशल हो। साथ ही यहाँ पे अप्रूवल्स और रिसोर्स मोबिलाइजेशन को फास्ट करने पर भी ध्यान दिया गया, यहाँ ताकि प्रोजेक्ट जल्दी कंप्लीट हो सके। और यह बताया गया कि यूनियन गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर की इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स में फाइनेंशियल ईयर 20 से फाइनेंशियल 24 तक 38.8% की रेट से बढ़ा है। नेक्स्ट यहाँ पे बात की गई अबाउट डेवलपमेंट्स अक्रॉस द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स। यहाँ पे सबसे पहले बात की गई अबाउट फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें आता है सबसे पहले रेलवे सेक्टर। इसमें बोला गया कि अप्रैल से अक्टूबर 2024 के बीच इंडियन रेलवेज ने 17 नए वंदे भारत ट्रेन इंट्रोड्यूस किए हैं और इसमें 91 गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल्स कमीशन किए गए हैं, जो यहाँ पे फ्लाइट ट्रांसपोर्ट को और एफिशिएंट बनाएंगे। साथ ही यहाँ पे इंडियन रेलवेज का टारगेट है कि यहाँ पे 2019-30 तक यहाँ पे 30 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करे। आगे बताया गया कि ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग इंस्टॉल किया गया है, यहाँ ताकि हाई डेंसिटी रूट्स पर रेलवे कैपेसिटी बढ़ सके। साथ ही यहाँ पे मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट, जो यहाँ पे 508 किलोमीटर का है और यहाँ पे इसे जापान का सपोर्ट मिला है। नेक्स्ट यहाँ बताया गया अबाउट द रोड सेक्टर। यहाँ बोला गया कि इंडिया का टोटल रोड नेटवर्क 63.4 लाख किलोमीटर का है, जिसमें यहाँ पे नेशनल हाईवेज का नेटवर्क 1,46,195 किलोमीटर का है। साथ ही यहाँ पे नेशनल हाईवे पर ओवरऑल फ्लाइट ट्रैफिक का 40% लोड होता है। नेक्स्ट यहाँ पे फाइनेंशियल 25 में 5,853 किलोमीटर नए नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्ट किए गए हैं। उसके बाद कुछ यहाँ पे की इनिशिएटिव बताया गया है। यहाँ बोला गया कि यहाँ पे भारतमाला परियोजना 2017 में लॉन्च हुई थी, जिसमें यहाँ पे 34,800 किलोमीटर नेशनल हाईवे डेवलप करने का प्लान है। साथ ही यहाँ पे 2024 तक इस प्रोजेक्ट का 76% विच इज 26,425 किलोमीटर अवार्ड हो चुका है और यहाँ पे 18,926 किलोमीटर कंस्ट्रक्ट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे दिसंबर 2024 तक चेन्नई, इंदौर, नागपुर, जालना, जोगीघोपा और यहाँ पे बैंगलोर में यहाँ पे 6 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स अवार्ड किए गए हैं। नेक्स्ट बताया गया अबाउट द सिविल एविएशन सेक्टर। यहाँ बोला गया कि इंडिया के एयरपोर्ट्स का कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ रहा है, जो अब फाइनेंशियल 24 में 8.0 मिलियन टन तक पहुंच गया। उसके बाद यहाँ पे उड़ान स्कीम के अंडर 619 रूट्स ऑपरेशनल हो चुके हैं, जो यहाँ पे 88 एयरपोर्ट्स को कनेक्ट करते हैं, जिसमें यहाँ पे 2 वाटर एयरड्रॉम्स और यहाँ पे 13 हेलीपोर्ट्स भी शामिल है। नेक्स्ट अबाउट पोर्ट, शिपिंग एंड इनलैंड वाटरवेज सेक्टर। यहाँ बताया गया कि मेजर पोर्ट्स में ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंप्रूव हुई है और यहाँ पे एवरेज कंटेनर टर्नआउट टाइम फाइनेंशियल 24 के 48.1 आवर से घटकर फाइनेंशियल 25 अप्रैल टू नवंबर में 30.4 आवर्स हो गया है। साथ ही यहाँ पे सागरमाला प्रोग्राम के अंडर द पोर्ट मॉडर्नाइजेशन और यहाँ पे पोर्ट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोजेक्ट्स का हाईएस्ट कंप्लीशन रेट रहा है। उसके बाद बताया गया कि यहाँ पे चाबार पोर्ट और यहाँ पे INSTC के अंडर शहीद बेहस्ती पोर्ट मुंबई को यूरोशिया से कनेक्ट करता है, जो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट और टाइम दोनों कम करता है। और बोला है कि इसकी वजह से फाइनेंशियल 24 में वेसल ट्रैफिक 43% और यहाँ पे कंटेनर ट्रैफिक 34% बढ़ गया। साथ ही यहाँ पे 2024 में लॉन्च हुआ हरित नौका गाइडलाइंस, जो यहाँ पे अगले 10 सालों में 1000 इनलैंड वेसल्स को इको फ्रेंडली बनाने का प्लान रखता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे रिगार्डिंग द एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ पे सबसे पहले आएगा पावर सेक्टर। यह बोला है कि इंडिया का पावर सेक्टर रैपिडली ग्रो कर रहा है, यहाँ जिसमें नवंबर 2024 तक यहाँ पे टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी 7.2% बढ़कर 456.7 गीगावाट हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी का 47% हो गया है। साथ ही यहाँ पर टोटल रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल कैपेसिटी दिसंबर 2024 के 180.8 गीगावाट से बढ़कर नवंबर 2024 तक 209.4 गीगावाट हो चुका है, जो यहाँ पे 15.8% ईयर टू ईयर ग्रोथ दिखाता है। उसके बाद यहाँ पे गवर्नमेंट ने पावर सेक्टर इंप्रूव करने के लिए रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम और यहाँ पे प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना इस तरह से इनिशिएटिव शुरू किए हैं। आगे बोला गया है कि टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में अक्टूबर 31, 2024 तक सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में 5G सर्विसेज लॉन्च हो चुकी है
और इसमें भारत नेट प्रोजेक्ट के थ्रू सभी ग्राम पंचायत और विलेजेस को ब्रॉडबैंड से कनेक्ट करने का प्लान है। साथ ही बताया गया कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में नवंबर 2024 तक नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स मेघराज जिया क्लाउड इनिशिएटिव के अंडर 1917 एप्लीकेशन को सपोर्ट कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे मेघराज का गोल है कि यहाँ पे सेंटर और स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के डिपार्टमेंट्स को क्लाउड कंपोनेंट के थ्रू आईसीटी सर्विसेज देना। और यहाँ पे इंडिया का डाटा सेंटर मार्केट 2023 के USD 4.5 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2032 तक 11.6 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का एस्टिमेट है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे रिगार्डिंग द रूरल एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। जहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द रूरल ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन सेक्टर। यहाँ बोला गया कि जल जीवन मिशन 2019 के अंडर 12 करोड़ से ज्यादा फैमिलीज को पाइप ड्रिंकिंग वाटर मिल चुका है। और इसमें अरुणाचल प्रदेश, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, पंजाब, देन तेलंगाना और अब मिजोरम ने 100% कवरेज अचीव कर लिया है। नेक्स्ट बताया गया कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, आफ्टर दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव और अब पुडुचेरी भी 100% कवरेज वाले यूनियन टेरिटरीज में शामिल है। और यहाँ पे इसमें स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 ग्रामीण के अंडर अप्रैल-नवंबर 2024 में 1.92 लाख विलेजेस को ODF प्लस डिक्लेयर किया गया है। यहाँ इसे टोटल ODF प्लस विलेजेस 3.64 लाख हो गए हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट द अर्बन सेक्टर। यहाँ बोला गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2015 के अंडर अर्बन एरियाज में 89 लाख से ज्यादा घर कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे मेट्रो और रैपिड रेल सिस्टम्स 29 सिटीज में ऑपरेशनल या फिर कंस्ट्रक्शन फेज में है। यहाँ जिसमें 23 सिटीज में 1010 किलोमीटर ऑलरेडी ऑपरेशनल है। साथ ही यहाँ पे अटल मिशन फॉर रिजोनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज अमृत स्कीम के अंडर द टैप वाटर कवरेज 70% और यहाँ पे सीवरेज कवरेज 62% तक बढ़ चुकी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिगार्डिंग स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर। जब सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द टूरिज्म सेक्टर। यहाँ बोला गया है कि प्रसाद स्कीम का गोल यहाँ पे पिलग्रिमेज और यहाँ पे हेरिटेज डेस्टिनेशंस का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, जिसमें यहाँ पे दिसंबर 2024 तक 48 में से 26 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे स्वदेश दर्शन स्कीम 2.0 2022 का फोकस यहाँ पे सस्टेनेबल और रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म डेवलप करना है, या जिसमें दिसंबर 2024 तक 76 में से 75 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिगार्डिंग द स्पेस सेक्टर। यहाँ बोला गया कि इंडिया के पास अभी 56 एक्टिव स्पेस एसेट्स है और इसमें यहाँ पे 19 कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, 9 नेविगेशन सैटेलाइट्स, 4 ईयर साइंटिफिक सैटेलाइट्स और अब 24 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट शामिल है। आगे बोला गया कि गवर्नमेंट का स्पेस विजन 2047 फ्यूचर स्पेस मिशन को डेवलप करने पर फोकस कर रहा है। साथ ही यहाँ पे गगनयान फॉलोअप मिशन का गोल भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मॉड्यूल एस्टेब्लिश करना है। उसके बाद यहाँ पे चंद्रयान 4 का फोकस लूनर सैंपल रिटर्न मिशन पर है, या जिसमें मून से सैंपल्स लाने की प्लानिंग है। और यहाँ पे वेनस ऑर्बिटर मिशन का एम वेनस को एक्सप्लोर करना है। साथ ही यहाँ पे नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल डेवलप किया जा रहा है, जो पे एडवांस स्पेस मिशन के लिए बेटर लॉन्च कैपेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे में बताया है वेज टू एनहांस द इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट टू सस्टेन द हाई रेट ऑफ ग्रोथ। यहाँ बोला गया है कि इंडिया एक बेटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाने पर काम कर रही है, जो यहाँ पे रोड, रेल, एयर और वाटर ट्रांसपोर्ट को कनेक्ट करे। साथ ही इससे एफिशिएंसी बढ़ेगी और यहाँ पे लास्ट माइल कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी। नेक्स्ट यहाँ एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड और मॉडर्नाइज करना जरूरी है, ताकि ऑपरेशन स्मूथ हो और यहाँ पे बॉटलनेस कम हो सके। आगे बताया गया कि यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन एनकरेज किया जा रहा है, या ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और बेटर हो सके। साथ ही इसमें प्राइवेट सेक्टर प्लानिंग, फाइनेंसिंग, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस, मोनेटाइजेशन और यहाँ पे इम्पैक्ट असेसमेंट जैसे एरियाज में हेल्प कर रहा है। और इसका गोल एफिशिएंसी बढ़ाना, देन कैपेसिटी एक्सपेंड करना और यहाँ पे ओवरऑल सर्विस डिलीवरी इंप्रूव करना है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे चैप्टर 7 दैट इज इंडस्ट्री ऑल अबाउट बिजनेस रिफॉर्म्स। यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे रिगार्डिंग द इंट्रोडक्शन। यहाँ बोला गया कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर फाइनेंशियल 25 में 6.2% ग्रो करने का एस्टिमेट है, जिसमें यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी और कंस्ट्रक्शन का बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। यहाँ पे इसमें आप एक डायग्राम देख सकते हो। इसमें बोला है कि बिजनेस एक्सपेक्टेशन इंडेक्स कैसा है। देखिए ये बिजनेस एक्सपेक्टेशन इंडेक्स ये दिखाता है कि यहाँ पे बिजनेस का एक्सपेक्टेशन क्या है कि वो किस तरह से ग्रो होंगे। सो आप देख सकते हो कि ये इंडेक्स ग्रेजुअली धीरे धीरे कम हो रहा है। उसके बाद बोला गया कि इंडिया का ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग शेयर सिर्फ 2.8% है, जो यहाँ पे चाइना के 28.8% के कंपैरिजन में बहुत कम है। और ये गैप दिखाता है कि इंडिया के पास मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट और ग्लोबल मार्केट शेयर बढ़ाने का बड़ा पोटेंशियल है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट द कोर इनपुट इंडस्ट्रीज।
इसमें बताया गया कि इंडिया दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट सीमेंट प्रोड्यूसर है, लेकिन यहाँ पर कैपिटा कंजम्पशन सिर्फ 290 केजी है, जबकि ग्लोबल एवरेज 540 केजी है। साथ ही ये गैप दिखाता है कि यहाँ पे कंजम्पशन बढ़ाने का बड़ा स्कोप है, स्पेशली जब कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर ग्रो कर रहे हैं। नेक्स्ट बोला गया कि स्टील डिमांड कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोटिव और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स के ग्रोथ से बढ़ रही है। उसके बाद यहाँ पे नेशनल स्टील पॉलिसी और PLI स्कीम्स स्टील सेक्टर को डेवलप करने में मदद कर रहे हैं। साथ ही यहाँ पे स्टील स्क्रैप रिसाइकलिंग पॉलिसी रिसाइकलिंग प्रमोट करता है और यहाँ पे हाई क्वालिटी स्क्रैप सिक्योर करने में फोकस करता है, जो यहाँ पे ग्रीन स्टील बनाने और यहाँ पे इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट करने के लिए जरूरी है। आगे बताया गया कि इंडिया अपनी पेट्रोकेमिकल इंटरमीडिएट्स की 45% डिमांड इंपोर्ट से पूरी करता है और इस वजह से डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ना और यहाँ पे इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम करना इस सेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे कैपिटल गुड्स सेक्टर में टेक्नोलॉजी गैप्स है, जिसकी वजह से एडवांस मशीनरी इंपोर्ट करनी पड़ती है और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट यहाँ पे स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री 4.0 को प्रमोट कर रही है। साथ ही यहाँ पे समर्थ उद्योग सेंटर जैसे इनिशिएटिव्स एडवांस मैन्युफैक्चरिंग डेवलप करने में मदद कर रहे हैं। उसके बाद बोला गया कि यहाँ पे इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, यहाँ जिसमें डोमेस्टिक सेल्स फाइनेंशियल 24 में 12.5% बढ़ गई है। नेक्स्ट यहाँ पे गवर्नमेंट ने PLI स्कीम एक्सटेंड की है, जो दिखाता है कि यह सेक्टर इंडिया की इकोनॉमी के लिए स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखता है और यहाँ पे इस इंडस्ट्री का ग्रोथ नए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ाने में मदद करेगा। साथ ही बोला गया कि इंडिया अब अपने 99% स्मार्टफोन्स खुद मैन्युफैक्चर करता है, जिससे यहाँ पे इम्पोर्ट डिपेंडेंसी कम हो गई है। उसके बाद यहाँ पे मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसे प्रोग्राम्स और यहाँ पे बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर से प्रोडक्शन बढ़ रहा है और यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट हो रही है। साथ ही यहाँ पे इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट ग्लोबल शेयर का सिर्फ 4% है, जो यहाँ पे मेनली असेंबलिंग पर फोकस करता है। साथ ही यहाँ पे डिजाइन और कंपोनेंट्स डेवलपमेंट में अभी लिमिटेड प्रोग्रेस हुई है। उसके बाद यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे में एक डायग्राम दिखाया गया। यहाँ बताया गया कि किसी कंट्री की GDP के हिसाब से R&D में कितना एक्सपेंडिचर किया जाता है। सो आप देख सकते हो इसमें यहाँ पे सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर किया जाता है इन इजराइल और यहाँ पे सबसे कम किया जाता है इन इंडोनेशिया। और यहाँ आप देख सकते हो कि इंडिया का कितना कम है एज कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज। नेक्स्ट यहाँ बताया गया कि यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक बड़ा एम्प्लॉयर है, जो यहाँ पे इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग जीवे का 11% कंट्रीब्यूट करता है। साथ ही यहाँ पे इंडिया जूट का टॉप प्रोड्यूसर है और कॉटन, सिल्क और मैनमेड फाइबर प्रोडक्शन में सेकंड नंबर पे है। उसके बाद इंडिया टेक्सटाइल का 6th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, जिसमें इसका ग्लोबल ट्रेड शेयर 4% है और यहाँ पे टेक्निकल टेक्सटाइल्स में भी इंडिया 5th रैंक पे है और यहाँ पे सिग्निफिकेंट ग्रोथ पोटेंशियल है। साथ ही बोला गया कि MSME सेक्टर का ज्यादा होना स्केल और एफिशिएंसी को लिमिट करता है और यहाँ पे इंडस्ट्री का फ्रेगमेंटेशन लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ाता है। उसके बाद यहाँ पे कॉटन पे ज्यादा रिलायंस होने की वजह से कॉम्पिटिटिवनेस भी कम हो जाता है और यहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लिमिटेड है और यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी कम है। साथ ही यहाँ पे इम्पोर्टेड मशीनरी पे डिपेंडेंस है और यहाँ पे स्किल गैप प्रोडक्टिविटी और इनोवेशन को स्लो करता है। आगे बोला गया कि इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वॉल्यूम के हिसाब से 3rd लार्जेस्ट है और यहाँ पे पिछले 5 साल में 10.1% की एनुअल ग्रोथ देखी जाती है। साथ ही यहाँ पे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव जैसे कि PLI स्कीम और यहाँ पे स्ट्रेंथनिंग ऑफ द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री दैट इज SPI सेल्फ रिलायंस बढ़ाने और इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंस कम करने में मदद कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे इंडिया सेल और जीन थेरापी में फोकस कर रहा है और अपनी पहली इंडिजिनसली डेवलप कार्ड सेल थेरापी अप्रूव कर चुका है। साथ ही इसमें यहाँ पे सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन अब USA, UK, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और UAE में अप्रूव्ड ड्रग्स के लिए लोकल क्लिनिकल ट्रायल्स की वेवर्स अलाउ कर रहा है, जिससे यहाँ पे नए ड्रग्स का एक्सेस तेज हो रहा है। उसके बाद बताया गया कि MSME सेक्टर इंडिया की इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कम कॉस्ट में ज्यादा जॉब्स क्रिएट करता है और यहाँ पे सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड MSMEs को फाइनेंस सपोर्ट देने के लिए लॉन्च किया गया है। साथ ही यहाँ पे MSME क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम क्लस्टर्स को डेवलप करने और यहाँ पे एफिशिएंसी बढ़ाने में मदद करता है और यहाँ पे क्रेडिट गारंटी स्कीम्स MSMEs को इजी और सिक्योर लोन्स लेने में हेल्प करती है। उसके बाद यहाँ पे माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस फैसिलिटेशन काउंसिल डिलेड पेमेंट्स का इश्यू रिजोल्व करने के लिए काम करता है। साथ ही यहाँ पे MSME समाधान पोर्टल डिलेड पेमेंट्स की कंप्लेंट्स के लिए बनाया गया है। उसके बाद बताया गया कि चैंपियंस पोर्टल भी MSME सेक्टर के इश्यूज सॉल्व करने और यहाँ पे ग्रोथ सपोर्ट करने के लिए लॉन्च किया गया है। क्लियर हो गया आपको? नेक्स्ट इकोनॉमिक सर्वे में बात की गई है अबाउट द स्टेट वाइज पैटर्न्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। यहाँ बोला गया कि गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका और तमिलनाडु मिलकर इंडिया के टोटल इंडस्ट्रियल वैल्यू का 43% कंट्रीब्यूट करते हैं। साथ ही यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 0.7% है, जो काफी कम है।
आगे बोला गया कि अगर इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनना है तो सभी लेवल्स पर कोऑर्डिनेटेड एफर्ट जरूरी है। सो यह बोला है कि गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, स्किल डेवलपमेंट सिस्टम्स, द अकेडेमिया, आफ्टर द रिसर्च इंस्टीट्यूशंस और अगर फाइनेंशियल स्टेक होल्डर्स सबको साथ में मिलकर काम करना होगा। सो इतना ही था चैप्टर 7 में। अब हम देखते हैं चैप्टर 8 दैट इज सर्विसेज, न्यू चैलेंजेस फॉर द ओल्ड वॉर हॉर्स। यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। यहाँ बोला है कि सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूशन इंडिया के टोटल जीवीए में बढ़कर 50.6% से 55.3% हो गया है फाइनेंशियल 14 से फाइनेंशियल 25 तक। और यहाँ पे इंडिया ग्लोबल सर्विसेज एक्सपोर्ट में 7th रैंक पर है और इसका शेयर 4.3% है। आप यहाँ पे इस इकोनॉमिक सर्वे के डायग्राम में देख सकते हो। यहाँ की 2005 में वो शेयर था 1.9%, देन यहाँ पे 2014 में वो शेयर हो गया 3.0% और अभी 2023 में वो बढ़ के हो गया 4.3%। उसके बाद यह बताया गया कि ये सेक्टर लगभग 30% वर्कफोर्स को एम्प्लॉयमेंट देता है। नेक्स्ट यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया सर्विस सेक्टर परफॉर्मेंस इन इंडिया। यहाँ बोला गया कि मैन्युफैक्चरिंग में भी सर्विस सेक्टर इनडायरेक्टली जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है जिसे हम सर्विसिफिकेशन कहते हैं। और इसका मतलब है कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में सर्विसेज का यूज बढ़ रहा है, चाहे वो प्रोडक्शन हो या फिर पोस्ट प्रोडक्शन वैल्यू एडिशन। उसके बाद यहाँ पे सर्विस सेक्टर में ट्रेड, रिपेयर, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और यहाँ पे रियल एस्टेट जैसे एरियाज आते हैं। साथ ही यहाँ पे इंडिया के टोटल सर्विसेज एक्सपोर्ट का 70% सिर्फ कंप्यूटर सर्विसेज और बिजनेस सर्विसेज से आता है। अब यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे में एक चार्ट बताया गया कि यहाँ पे सर्विसेज सेक्टर को मेंटेन करने के लिए या फिर आगे फ्यूचर में उसकी स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए। देखिए इसमें यहाँ पे 4 टाइप दिए गए। एक तो ये डिफेंड, यानी कि ऐसे सेक्टर जो सर्विस सेक्टर में आते हैं जहाँ पे हमें ग्लोबल सेक्टरल प्रेजेंस को सस्टेन करना है और यहाँ पे मार्केट ग्रोथ को एनहांस करना है। उसमें आएंगे कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज, देन योर प्रोफेशनल, साइंटिफिक एंड बिजनेस सर्विसेज। उसके बाद हमें कुछ सेक्टर्स को स्टिमुलेट करना है और यहाँ पे ग्लोबल ग्रोथ से आउटपेस करना है जिसे हम बोलेंगे एक्सेलरेट। यहाँ पे आएंगे ट्रांसपोर्ट, देन ट्रेड एंड रिपेयर, देन एजुकेशन, देन फाइनेंशियल सर्विसेज। उसके बाद हमें कुछ सेक्टर्स को ट्रांसफॉर्म करना है जहाँ पे हमें प्रोडक्टिविटी बूस्ट करना है, इनोवेशन लाना है और ग्लोबल रीच को बढ़ाना है। इसमें आते हैं ट्रैवल, देन हेल्थ, देन पर्सनल, कल्चरल एंड रिक्रिएशनल सर्विसेज। नेक्स्ट हमें ऐसे सेक्टर फोर्स करना है जहाँ पे हमें उनका मार्केट शेयर बढ़ाना है, उनकी एफिशिएंसी बढ़ाना है और उनकी सस्टेनेबिलिटी भी बढ़ाना है जिसे हम कहेंगे अनटैप्ड। यहाँ पे आता है इंश्योरेंस एंड पेंशन सर्विसेज, देन ऑडियो विजुअल एंड रिलेटेड सर्विसेज, देन हियर द टेलीकम्युनिकेशन और यहाँ पे पोस्टल एंड कुरियर सर्विसेज। क्लियर हो गया। साथ ही यह बोला है कि यहाँ पे फाइनेंशियल 25 में सर्विसेज एक्सपोर्ट्स में ग्रोथ के टर्म में इंडिया यहाँ पे टॉप 5 मेजर कंट्रीज में आती है। नेक्स्ट अभी इकोनॉमिक सर्वे में बात की है अबाउट द प्रोग्रेस इन लॉजिस्टिक्स एंड फिजिकल कनेक्टिविटी बेस्ड सर्विसेज। यहाँ बताया गया कि इंडियन रेलवे दुनिया का 4th लार्जेस्ट नेटवर्क है और फाइनेंशियल 24 में पैसेंजर ट्रैफिक 8% बढ़ा है। साथ ही यहाँ पे रेवेन्यू अर्निंग फ्राइट में 5.2% का ग्रोथ देखा गया। उसके बाद यहाँ पे रोड ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के टोटल जीवीए का 78% कॉन्ट्रीब्यूट करता है जो अभी सबसे ज्यादा है। आगे बोला गया कि एविएशन सेक्टर दुनिया का सबसे तेज बढ़ने वाला मार्केट है और बोला गया कि इंडिया मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 और मैरीटाइम अमृत काल विजन 2047 के थ्रू शिप बिल्डिंग और शिप रिपेयर को 2047 तक दुनिया के टॉप 5 में लाना चाहता है। उसके बाद यहाँ पे इनलैंड वाटरवे ट्रांसपोर्ट में 14,850 किलोमीटर की नेविएबल वाटरवेज है यहाँ जिसमें बहुत पोटेंशियल है और अभी यहाँ पर 26 ऑपरेशन वाटरवेज है जो अभी 4,800 किलोमीटर कवर करते हैं। नेक्स्ट बताया गया कि टूरिज्म सेक्टर का जीडीपी कंट्रीब्यूशन फाइनेंशियल 23 में प्री पैंडेमिक लेवल 5% तक पहुंच गया है और इस सेक्टर ने 7.6 करोड़ जॉब्स क्रिएट किए हैं। साथ ही यहाँ पे इंडिया का वर्ल्ड टूरिज्म रिसीट्स में शेयर 1.8% है और अभी 2023 में 14th रैंक मिली है। उसके बोला गया कि रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के इनेक्ट होने के बाद इंडिया ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2024 में 89 देशों में से 31st रैंक पर आया है। साथ ही यहाँ पे इंफॉर्मेशन और कंप्यूटर रिलेटेड सर्विसेज फाइनेंशियल 13 से फाइनेंशियल 23 के दौरान 12.8% के ट्रेंड रेट से ग्रो हो रही है और यहाँ पे इनका टोटल जीवीए में शेयर 6.3% से बढ़कर 10.9% हो गया है। आगे बोला गया कि ग्लोबल कैपिटलिटी सेंटर्स इंडिया के कॉर्पोरेट लैंडस्केप को रिशेप कर रहे हैं और इसमें यहाँ पे फाइनेंशियल 24 तक ग्लोबल कैपिटलिटी सेंटर्स की संख्या बढ़कर 1700 से ज्यादा हो गई है। साथ ही यहाँ पे इंडिया दुनिया का 2nd लार्जेस्ट टेलीकॉम मार्केट है। उसके बाद यहाँ पे ओवरऑल टेली डेंसिटी 84% है और यहाँ पर इंडिया दुनिया के सबसे सस्ते डाटा रेट्स ऑफर करता है। उसके बाद यहाँ पे इंडिया ने दुनिया का सबसे तेज 5G रोल आउट भी अचीव किया है। क्लियर हो गया।
नेक्स्ट हमें बात की है अबाउट द स्टेट वाइज एनालिसिस ऑफ द सर्विस सेक्टर परफॉर्मेंस। यहाँ बोला गया कि सर्विस सेक्टर फाइनेंशियल 25 में देश के टोटल जीवीए का 55% कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन अलग अलग स्टेट्स में इसका कंट्रीब्यूशन अलग है। यहाँ बताया गया कि फाइनेंशियल 23 में सिर्फ कर्नाटका और महाराष्ट्र ने मिलकर इंडिया के टोटल सर्विसेज सेक्टर क्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड का अबाउट 25% से ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है, और वहीं पे 19 स्टेट्स मिलकर सिर्फ 25% क्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड कंट्रीब्यूट करती है। क्लियर हो गया। लास्ट में यहाँ कंक्लूजन में बोला गया कि यहाँ जो सेक्टर स्किल, डिजिटल और यहाँ टेक्निकल लेवल पर डिपेंड करते हैं वो एआई के साथ और ग्रो करेंगे, और इस वजह से वर्कफोर्स को स्किल देना ग्रोथ के लिए जरूरी है। साथ ही मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज को सपोर्ट करने के लिए कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स और रेगुलेशंस को सिंप्लीफाई करना जरूरी है। और यह बोला गया कि ऐसा करने से इंडिया यहाँ पे ग्लोबल चैलेंजेस के अगेंस्ट ज्यादा स्ट्रांग और रिसाइलेंट बन सकेगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे चैप्टर 9 दैट इज एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट सेक्टर ऑफ द फ्यूचर। यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन। यहाँ बोला गया कि एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटी सेक्टर फाइनेंशियल 24 में इंडिया के जीडीपी का करीब 16% कंट्रीब्यूट करता है, और ये सेक्टर देश की 46.1% पॉपुलेशन को सपोर्ट करता है। साथ ही यहाँ पे हॉर्टिकल्चर, लाइव स्टॉक और फिशरीज जैसे हाई वैल्यू सेक्टर्स एग्रीकल्चर ग्रोथ के मेन ड्राइवर्स बन गए हैं। और यहाँ पे इंडिया दुनिया के 11.6% सीरियल प्रोड्यूस करता है, लेकिन क्रॉप यील्ड अभी भी टॉप प्रोड्यूसर के कंपैरिजन में काफी कम है। साथ ही यहाँ पे फाइनेंशियल 24-25 के लिए अरहर का एमएसपी उसके वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से 59% ज्यादा कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे बाजरा का एमएसपी भी 77% बढ़ाया गया है, जो पे फार्मर्स के लिए एक बड़ा सपोर्ट है। नेक्स्ट यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे में बात की गई अबाउट द सीड्स क्वालिटी एंड यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स द क्रिटिकल डिफरेंशिएटर। यहाँ बोला गया है कि 2023-24 सीजन में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने 1.06 लाख क्विंटल ब्रीडर सीड्स प्रोड्यूस किए, और ये सीड्स 81 क्रॉप्स के लिए 1790 वेराइटीज में अवेलेबल है। साथ में यहाँ पे सोर्सेज ऑफ इरिगेशन के लिए एक चार्ट भी बनाया गया। यहाँ पे आप देख सकते हो कि टोटल नेट इरिगेटेड एरिया धीरे धीरे बढ़ रहा है, और यहाँ पे अभी वो मैक्सिमम है। लेकिन आप देखो कि यहाँ पे टैंक्स का जो लेवल है या फिर उसका जो परसेंटेज शेयर है वो थोड़ा कम होते जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे कैनल का शेयर थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। नेक्स्ट बताया गया कि यूरिया गोल्ड एक स्पेशल फर्टिलाइजर है जो यहाँ पे यूरिया और सल्फर को कंबाइन करता है। यह इससे क्रॉप्स का न्यूट्रिएंट अपटेक इंप्रूव होता है। और ये यहाँ पे पीएम प्रणाम दैट इज पीएम प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन, अवेयरनेस जनरेशन, द नरिशमेंट एंड द अमेलियोरेशन ऑफ द मदर अर्थ इनिशिएटिव, और यहाँ पे इन्वायरमेंट फ्रेंडली फार्मिंग प्रमोट करने के लिए लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया अबाउट द रेनफॉल एंड इरिगेशन सिस्टम, बिल्डिंग एफिशिएंसी एंड एक्सटेंडिंग कवरेज। यहाँ बोला गया कि एग्रीकल्चर सेक्टर वेदर चेंजेस से बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, और यहाँ पे इसमें सिर्फ 55% नेट सोन एरिया ही इरिगेटेड है, जो है फार्मिंग के लिए एक बड़ी चैलेंज है। साथ ही यहाँ पे इंडिया के मोर देन 2/3 एग्रीकल्चर लैंड को डॉट का थ्रेट रहता है, जो है प्रोडक्टिविटी को कम कर सकता है। नेक्स्ट बोला गया कि वाटर एफिशिएंसी और इरिगेशन कवरेज बढ़ाने के लिए कुछ की इंटरवेंशन किए गए हैं, और इसमें आता है पर ड्रॉप मोर क्रॉप अंडर द प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जो है माइक्रो इरिगेशन प्रमोट करता है ताकि पानी का बेस्ट यूज हो सके। उसके बाद आता है माइक्रो इरिगेशन फंड, जहाँ पे इरिगेशन सिस्टम इंप्रूव करने और यहाँ पे फार्मर्स की हेल्प करने के लिए स्टार्ट किया गया है। साथ ही यहाँ पे है रेन फेड एरिया डेवलपमेंट, जो उन एरियाज के लिए है जो यहाँ पे रेन डिपेंडेंट है और यहाँ उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सके। नेक्स्ट हमें बात की है अबाउट द एग्रीकल्चर क्रेडिट, ए क्रिटिकल इनपुट। यहाँ बोला गया कि इंडिया में टोटल 7.75 करोड़ ऑपरेशनल किसान क्रेडिट कार्ड अकाउंट्स है, जो वे फार्मर्स को इजी क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं। और बोला गया कि 2018-19 में केसीसी का एक्सपेंशन किया गया था ताकि फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री के वर्किंग कैपिटल नीड्स को भी सपोर्ट किया जा सके। साथ ही यहाँ पे एग्रीकल्चर क्रेडिट इंप्रूव करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लॉन्च किए गए हैं। इसमें यहाँ पे आता है मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, जो है फार्मर्स को लो इंटरेस्ट लोन देने के लिए है, या ताकि उनका फाइनेंशियल बर्डन कम हो। उसके बाद आता है प्रॉम्प्ट पेमेंट इंसेंटिव, जहाँ पे बोला गया है कि टाइमली लोन रिपेमेंट पर इंसेंटिव देते हैं, यहाँ ताकि फार्मर्स लोन जल्दी चुका सके। उसके बाद है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जो पे क्रॉप इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, यहाँ ताकि नेचुरल कैलामिटी से उन्हें यहाँ पे लॉस से प्रोटेक्शन मिले। नेक्स्ट है यहाँ पे पीएम किसान स्कीम, जो पे डायरेक्ट इनकम सपोर्ट देती है, यहाँ ताकि फार्मर्स की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहे। उसके बाद यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे में एक चार्ट बताया गया। यहाँ बताया गया है कि फार्मर्स को जो क्रेडिट मिलता है उसमें से नॉन इंस्टीट्यूशनल शेयर और यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल शेयर कितना है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि 1951 में नॉन इंस्टीट्यूशनल शेयर जैसे कि फ्रेंड्स या फिर मनी लेंडर्स बहुत ज्यादा था, लेकिन यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट यानी कि बैंक्स वगैरह बहुत कम था, दैट इज अबाउट 5%।
लेकिन अभी यहाँ पे 2022 में ये पूरा अपोजिट है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट है 75% और यहाँ पे नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट है 25%। क्लियर हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे बात की है अबाउट द एग्रीकल्चर मैकेनिज्म फैसिलिटेटिंग एसेस। यहाँ बोला है कि एग्रीकल्चर मैकेनिज्म में सबसे बड़ी दिक्कत हाई मशीनरी कॉस्ट है, जो पे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए एक बैरियर बन जाता है। साथ ही इसमें यहाँ पे फार्मर्स को मशीनरी एसेस देने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लॉन्च किए गए हैं। यहाँ पे है सब मिशन ऑन द एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन स्कीम, जो पे कस्टम हायरिंग सेंटर्स एस्टेब्लिश करने में मदद करती है, यहाँ ताकि फार्मर्स मशीनरी रेट पर ले सके। उसके बाद यहाँ पे फार्म मशीनरी बैंक्स भी सेटअप किए गए हैं, जो पे सस्ते रेट्स पर फार्मिंग इक्विपमेंट प्रोवाइड करते हैं। साथ ही विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ड्रोन दिए जा रहे हैं, यहाँ ताकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज एग्रीकल्चर में बढ़ाया जा सके। उसके बाद यहाँ बात की है अबाउट द एग्रीकल्चर एक्सटेंशन द इनेबलर। यहाँ बोला है कि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ, क्योंकि ये नए टेक्निक्स और नॉलेज फार्मर्स तक पहुंचाने में मदद करता है। उसके बाद ये प्रोडक्टिविटी बढ़ाने और यहाँ पे फार्मिंग को ज्यादा सस्टेनेबल बनाने में हेल्प करता है। साथ ही इसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन लॉन्च किया गया और ये इनिशिएटिव एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज को इंप्रूव करने, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने और यहाँ पे ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को एनहांस करने में मदद करता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात की अबाउट द इम्प्रूवमेंट इन द एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ बोला है कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना जरूरी है ताकि फार्मर्स को अपनी फसल बेचने के लिए अच्छे फैसिलिटी मिल सके, और इसके लिए एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सब स्कीम लॉन्च की गई है, जो मार्केटिंग फैसिलिटीज डेवलप करने में हेल्प करती है। उसके बाद यहाँ पे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से मंडी, देन कोल्ड स्टोरेज और यहाँ पे वेयर हाउसेज जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए जा रहे हैं। साथ ही यहाँ पे ई नाम स्कीम से डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू यहाँ पे फार्मर्स को डायरेक्ट बायर से कनेक्ट करने का मौका मिलता है, जिससे उन्हें बीज के ब्रोकर्स की जरूरत नहीं पड़ती और उनकी इनकम बढ़ने के चांसेस बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात की है अबाउट द क्लाइमेट एक्शन इन एग्रीकल्चर। यहाँ बोला गया कि क्लाइमेट चेंज एग्रीकल्चर के लिए एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि स्टडीज दिखाती है कि अगर टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस से बढ़ गया और रेनफॉल 7% से ज्यादा हो गया तो 2099 तक इंडिया की एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी 8 to 12% तक गिर सकती है। और इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर चलाया जा रहा है, जो सस्टेनेबल फार्मिंग प्रमोट करता है। उसके बाद यहाँ पे परंपरागत कृषि विकास योजना ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देती है, यहाँ ताकि केमिकल फ्री फार्मिंग हो सके। साथ ही यहाँ पे मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन नॉर्थ ईस्ट में ऑर्गेनिक फार्मिंग को डेवलप करने और यहाँ पे फार्मर्स की इनकम बढ़ाने में मदद करता है। उसके बाद यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे में एक डायग्राम बताई गई, जहाँ बताया गया कि सस्टेनेबल फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए हमें 5 मेजर्स लेने हैं। एक है यहाँ पे परंपरागत कृषि विकास योजना, उसके बाद यहाँ पे सॉइल हेल्थ कार्ड, देन यहाँ पे पर ड्रॉप मोर क्रॉप, उसके बाद नेशनल बैम्बू मिशन और यहाँ पे मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है अबाउट द अलाइड सेक्टर्स द पोटेंशियल टू बिल्ड रिसाइलेंस। यहाँ बोला गया कि फिशरीज सेक्टर सबसे तेज ग्रो हो रहा है, जिसमें 8.7% का कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है, जबकि यहाँ पे लाइवस्टॉक सेक्टर 8% के कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे में एक चार्ट बताया गया। यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरह से मिल्क, एग, मीट और फिश का ग्रोथ हो रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे हर साल यहाँ पे पॉजिटिव ग्रोथ है, लेकिन यहाँ पे मिल्क, एग, मीट और फिश का कंसिस्टेंटली ग्रोथ कम होते जा रहा है। उसके साथ आपको समझना जरूरी है कि यहाँ पे ग्रोथ पॉजिटिव है, इसका मतलब यहाँ पे प्रोडक्शन हर साल ग्रो होते जा रहा है। नेक्स्ट बताया गया कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन इंडिजिनस ब्रीड्स को प्रमोट करता है और डेयरी सेक्टर को स्ट्रॉन्ग बनाता है। साथ ही यहाँ पे लाइवस्टॉक हेल्थ एंड डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम एनिमल्स की बीमारियों को रोकने और उनकी हेल्थ इंप्रूव करने के लिए चलाया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना फिशरीज सेक्टर को बूस्ट करने और फिश फार्मर्स की इनकम बढ़ाने के लिए लॉन्च की गई है। साथ ही आगे फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड फिशरीज और एक्वाकल्चर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में मदद करता है। उसके बाद यहाँ पे बात की गई अबाउट द कोऑपरेटिव सोसाइटीज स्ट्रेंथनिंग द इंस्टीट्यूशन टू सर्व बेटर। यहाँ बोला गया कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज एग्रीकल्चर, बैंकिंग, हाउसिंग और विमेन्स वेलफेयर जैसे कई सेक्टर्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यहाँ पे प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज के लिए नए मॉडल बायलॉज इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जिससे यहाँ पे उनका फंक्शनिंग और बेटर हो सके। साथ ही यहाँ पे प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज को कॉमन सर्विस सेंटर्स में कन्वर्ट किया जा रहा है, जिससे यहाँ पे लोगों को बैंकिंग और अदर डिजिटल सर्विसेज इजीली मिल सके। और इसमें यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंदर रिटेल पेट्रोल और डीजल आउटलेट्स एस्टेब्लिश किए जा रहे हैं, जिससे उनका रेवेन्यू बढ़ सके। नेक्स्ट यहाँ पे माइक्रो एटीएम्स का सेटअप भी किया जा रहा है, जो रूरल एरियाज में बैंकिंग फैसिलिटीज को इजी और एक्सेसिबल बनाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात की है अबाउट द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज विच इज क्रिटिकल फॉर द इकोनॉमी।
यहाँ बोला गया है कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ऑर्गेनाइज सेक्टर में 12.41% तक एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है, जो इकोनॉमी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे फाइनेंशियल 24 में एग्री फूड एक्सपोर्ट्स इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट्स का 11.7% थे, जो बताया है कि यहाँ पे ये सेक्टर काफी कॉन्ट्रीब्यूट करता है। साथ ही यहाँ पे प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट्स का शेयर एग्री फूड एक्सपोर्ट्स में बढ़कर फाइनेंशियल 18 के 14.9% से फाइनेंशियल 24 में 23.4% हो गया है, जो वैल्यू एडिशन को दिखाता है। उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम फॉर द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को और कॉम्पिटेटिव बनाने में और यहाँ पे एक्सपोर्ट बनाने में मदद करता है। साथ ही इसमें प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ द माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस इस स्कीम से स्मॉल फूड बिजनेसेस को सपोर्ट दिया जाता है, जिससे उनका ग्रोथ हो सके। नेक्स्ट यहाँ पे बात की है अबाउट फूड मैनेजमेंट एनेबलिंग द फूड सिक्योरिटी। यहाँ बोला गया है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट इंश्योर करता है यहाँ कि हर किसी को सस्ता और सफिशिएंट फूड मिले, जो यहाँ पे फूड सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही पे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना गरीब फैमिलीज को फ्री राशन प्रोवाइड करती है, यहाँ ताकि उनका बेसिक न्यूट्रिशन इंश्योर हो सके। उसके बाद यहाँ पे क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर द इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसिप्ट ENWR बेस्ड प्लेस फाइनेंसिंग से फार्मर्स को पोस्ट हार्वेस्ट लेंडिंग का सपोर्ट मिलता है, जो उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बढ़ाता है। लास्ट में यहाँ पे कंक्लूजन में बताया गया है यहाँ कि इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर इकोनॉमिक ग्रोथ और फूड सिक्योरिटी के लिए बैकबोन है, जो मिलियंस ऑफ सिटीजन की जिंदगी से डायरेक्टली कनेक्टेड है। नेक्स्ट इसमें चैलेंजेस होने के बावजूद ये सेक्टर स्टेबल ग्रोथ दिखाता है और अब गवर्नमेंट की स्कीम्स प्रोडक्टिविटी बढ़ाने, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और फार्मर्स की सोशल सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए हेल्प करती है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट हम देखेंगे चैप्टर 10 दैट इज क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट एडॉप्शन मैटर्स। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे रिगार्डिंग द इंट्रोडक्शन। यहाँ बोला गया है कि इंडिया की पर कैपिटा कार्बन एमिशंस ग्लोबल एवरेज का सिर्फ 1/3 है, फिर भी ये दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में शामिल है। साथ ही यहाँ पे फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया 2024 के मुताबिक 2005 से 2021 के बीच 2.29 बिलियन टन CO2 इक्विवेलेंट का एडिशनल कार्बन सिंक क्रिएट किया गया है, जो पे इन्वायरमेंट के लिए पॉजिटिव स्टेप है। नेक्स्ट पे टॉपिक बताया गया ब्रिंगिंग एडॉप्शन टू द फोरफ्रंट। यहाँ बोला गया कि इंडिया क्लाइमेट चेंज के मामले में दुनिया का 7th मोस्ट वुल्नरेबल कंट्री है, यानी यहाँ पर इसका इम्पैक्ट ज्यादा हो सकता है। और इंडिया का एडेप्टेशन स्पेंडिंग फाइनेंशियल ईयर 16 में 3.7% ऑफ GDP था, जो फाइनेंशियल 22 तक बढ़कर 5.6% हो गया। और इसका ज्यादा हिस्सा डोमेस्टिक रिसोर्सेज से आता है, जिसमें यहाँ पे पब्लिक सेक्टर लीड करता है। नेक्स्ट अब इकोनॉमिक सर्वे में एक चार्ट बताया गया। यहाँ बताया गया कि अब मिटिगेशन में ज्यादा पैसा लग रहा है देन द एडॉप्शन। अब यहाँ पे देख सकते हो कि मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक से जो क्लाइमेट फाइनेंस आ रहा है, यहाँ पे मिटिगेशन को लग रहा है और बस $16.4 बिलियन एडॉप्टेशन को लग रहा है। उसी तरह से यहाँ पे सेम सिचुएशन बायलैटरल क्लाइमेट फाइनेंस पे है और अब मल्टीलैटरल क्लाइमेट फंड में भी है। अब यहाँ पे क्या आपको मिटिगेशन और एडॉप्टेशन में डिफरेंस पता है? देखिए, मिटिगेशन मतलब हम ऐसे एक्शन में फोकस कर रहे हैं जहाँ पे हम क्लाइमेट चेंज ना होने के लिए एमिशन रिड्यूस करने में फोकस कर रहे हैं। लेकिन एडॉप्टेशन में हम ऐसे एक्शन में फोकस कर रहे हैं कि यहाँ पे क्लाइमेट चेंज तो हो गया है और उसकी वजह से जो इम्पैक्ट हो रहा है उसके रिस्क को मैनेज करने के लिए हम यहाँ पे एक्शन ले रहे हैं। क्लियर हो गया? साथ ही यहाँ बोला गया कि इंटरनेशनल क्लाइमेट फंडिंग अभी भी कम है और यहाँ पे ज्यादा फोकस मिटिगेशन पर है, एडॉप्टेशन पर नहीं। और साथ ही यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज नेशनल एडॉप्शन प्लान डेवलप कर रही है, जो पे इंडिया के एडॉप्टेशन प्रायोरिटीज को डिफाइन करेगा। साथ में यहाँ बताया गया कि इंडिया का नेशनली डिटरमाइंड गोल्स में या फिर नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन में यहाँ क्या क्या प्रोग्रेस हो रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे यहाँ पे NDC टारगेट था कि हमारा इंस्टॉल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी नॉन फोसिल फ्यूल सोर्सेज से बढ़कर हो जाना चाहिए 50%। सो वो प्रोग्रेस हमारा बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे 30 नवंबर 2024 तक ही हमारा यहाँ पे परसेंटेज बढ़ के हो गया है 46.8%। नेक्स्ट मैंने आपको लेटेस्ट फॉरेस्ट सर्वे ऑफ द इंडिया डाटा दे दिया है। क्लियर है? उसके बाद यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे में बात की है अबाउट द इनिशिएटिव्स टेकन टू बिल्ड द रिसाइलेंस इन वेरियस सेक्टर्स। यहाँ बोला गया है कि एग्रीकल्चर में एडॉप्टेशन के लिए क्लाइमेट रिसाइलेंस सीड्स पर रिसर्च और डेवलपमेंट का फोकस बढ़ा गया है। साथ ही यहाँ पे ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज को प्रिजर्व और एनहांस करने के लिए मेजर्स लिए गए। उसके बाद यहाँ पे सॉइल हेल्थ इंप्रूव करने और यहाँ पे क्रॉपिंग प्रैक्टिसेस को मॉडिफाई करने में ध्यान दिया जा रहा है। और यहाँ पे अर्बन एरियाज में क्लाइमेट चेंज और अर्बनाइजेशन के बढ़ते इम्पैक्ट को देखते हुए हीट स्ट्रेस, अर्बन फ्लडिंग और यहाँ पे ग्राउंड वाटर शॉर्टेज से बचने के लिए एडेप्टेशन पर फोकस किया जा रहा है। नेक्स्ट है बोला गया कि इसके लिए की इंटरवेंशंस में नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, उसके बाद अमरूद, देन स्मार्ट सिटी मिशन, देन अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लान और रिवर सिटीज अलायंस शामिल है।
उसके बाद यहाँ पे कोस्टल रीजन्स में क्लाइमेट चेंज के एक्सट्रीम इफेक्ट जैसे कि हेवी रेन, सीवियर स्टॉर्म्स और यहाँ पे हाई टाइड फ्लडिंग का इम्पैक्ट ज्यादा होता है। साथ ही बताया गया कि इसके लिए की इंटरवेंशंस में मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर द शोरलैंड हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स, देन कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द मैंग्रोव्स एंड कोरल रीफ स्कीम्स और यहाँ पे कोस्टल रेगुलेशन जोन शामिल है। नेक्स्ट इसमें वाटर मैनेजमेंट में अडॉप्शन के लिए जल शक्ति अभियान, नेशनल एक्वीफायर मैपिंग प्रोजेक्ट, ऑटोज द भूनीर पोर्टल और यहाँ पे फ्लड वॉच इंडिया ऐप जैसे इनिशिएटिव शुरू किए गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात की गई अबाउट द एनर्जी ट्रांजिशन, लर्निंग फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज एंड वेइंग द ऑप्शंस। यहाँ बोला गया कि इंडिया कोल पर ज्यादा डिपेंडेंट है जबकि डेवलप्ड कंट्रीज इससे ग्रेजुअली हट रहे हैं और यहाँ इंडिया के पास दुनिया के 10% को रिजर्व है लेकिन सिर्फ 0.7% नेचुरल गैस रिजर्व है। साथ ही यहाँ पे नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से 2,13,701 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है जो यहाँ पे टोटल कैपेसिटी का 46.8% है। आगे बोला गया कि एनर्जी ट्रांजिशन को बूस्ट करने के लिए नए इनिशिएटिव शुरू किए गए हैं जैसे कि नेशनल सोलर पावर स्कीम फॉर द ट्राइबल एंड पीवीटीजी हैबिटेशंस और विलेजेस और यहाँ पे धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। उसके बाद यहाँ पे पीएम सूर्य घर में मुफ्त बिजली योजना, आफ्टर द वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम फॉर द ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स, देन हियर ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर और यहाँ पे नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम भी एनर्जी ट्रांजिशन में मदद कर रहे हैं। साथ ही यहाँ पे पीएम कुसुम और नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जैसे इनिशिएटिव्स भी सस्टेनेबल एनर्जी के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे डेवलप कंट्रीज से ये लेसन मिल रहा है कि अब बिना रिलायबल टेक्नोलॉजी के थर्मल पावर प्लांट्स बंद करना एनर्जी सप्लाई को अनस्टेबल बना सकता है। उसके बोला गया कि ग्रीन इन्वेस्टमेंट्स के फाइनेंशियल रेगुलेशंस में नए डेवलपमेंट्स आ गए हैं। एग्जांपल यहाँ पे सेबी ने ESG पैरामीटर्स पर नया रिपोर्टिंग मैंडेट कर दिया है। साथ ही यहाँ पे बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, उसके बाद यहाँ पे ग्रीन डेब्ट सिक्योरिटीज और यहाँ पे सोवरेन ग्रीन बॉन्ड जैसे स्टेप्स ग्रीन इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए लाए गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात की अबाउट द ऑप्टिमाइजिंग लाइफस्टाइल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यहाँ बोला है कि इंडिया ने COP26 दैट इज 2021 में लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट मिशन लॉन्च किया था यहाँ ताकि लोग इको फ्रेंडली और नेचर अलाइन लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें। उसके बाद यहाँ पे एस्टिमेट के मुताबिक दुनिया भर में हर साल 17% फूड वेस्ट होता है जो पे ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन का मोर देन 8% कंट्रीब्यूट करता है। साथ ही अगर 2030 तक लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट मेजर्स फॉलो किए गए तो ग्लोबली कंज्यूमर्स को $440 बिलियन की बचत हो सकती है यहाँ क्योंकि कंजप्शन कम होगा और प्राइसेस लो रहेंगी। नेक्स्ट बताया गया कि सस्टेनेबल लाइफस्टाइल प्रमोट करने के लिए कुछ इनिशिएटिव लाए गए हैं जैसे कि पीएम कुसुम और पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। उसके बाद यहाँ पे इकोमार्स स्कीम एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए शुरू की गई है। नेक्स्ट यहाँ पे गो इलेक्ट्रिक कैंपेन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है। और यहाँ पे परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड स्कीम एनर्जी एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए एक इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है। उसके बाद यहाँ पे एक पेड़ माँ के नाम और यहाँ पे ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम जैसे इनिशिएटिव्स लोगों को ग्रीन लाइफस्टाइल अडॉप्ट करने के लिए एंकरेज कर रहे हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पे बात की है अबाउट द सर्कुलर इकोनॉमी एंड रिसोर्स एफिशिएंसी। यहाँ बोला है कि अगर रिसोर्स सर्कुलरिटी को फॉलो किया गया तो यहाँ पे 2030 तक 11% और यहाँ पे 2050 तक 30% जीडीपी की बचत हो सकती है। अब यहाँ पे आगे हम देखेंगे कुछ की इंटरवेंशंस। इसमें यहाँ पे गवर्नमेंट रिसाइकलिंग इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए टैक्स बेनिफिट्स, सब्सिडीज और यहाँ पे लो इंटरेस्ट लोन्स प्रोवाइड कर रही है। साथ ही यहाँ पे एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेमवर्क वेस्ट मैनेजमेंट और रिसाइकलिंग को प्रमोट करने के लिए इम्प्लीमेंट किया गया है। उसके बाद 2050 तक प्लास्टिक पॉल्यूशन ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस का 15% हिस्सा बन सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे इंडिया में पर कैपिटा प्लास्टिक कंजप्शन सिर्फ 14 kg है जबकि यहाँ पे ग्लोबल एवरेज 35 kg है जो इंडिया के बेटर प्लास्टिक मैनेजमेंट को दिखाता है। आगे बोला गया कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डाटा के मुताबिक दुनिया की 99% पॉपुलेशन ऐसे एयर पॉल्यूटेंट्स ब्रीथ करती है जो यहाँ पे सेफ लिमिट से ज्यादा है और इससे यहाँ पे लो और मिडिल इनकम कंट्रीज इस प्रॉब्लम से सबसे ज्यादा अफेक्टेड है। आगे इसमें हम देखेंगे कुछ की इंटरवेंशंस। यहाँ पे नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम एयर पॉल्यूशन कम करने के लिए एक मेजर इनिशिएटिव है। उसके बाद यहाँ पे ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए इमरजेंसी मेजर्स अप्लाई करता है। साथ ही इसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में क्रॉप रेसिड्यू का बेटर मैनेजमेंट करने के लिए द प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फॉर इन सितु मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेसिड्यू स्कीम शुरू की गई है। लास्ट में यहाँ पे कंक्लूजन में ये बताया गया कि इंडिया का गोल है कि यहाँ पे 2070 तक नेट जीरो एमिशन अचीव करे और यहाँ पे ये गोल 2047 तक एक डेवलप नेशन बनने की एम्बिशन के साथ अलाइन करता है। साथ ही इस विजन को पूरा करने के लिए लो कार्बन डेवलपमेंट और एनर्जी सिक्योरिटी के बीच बैलेंस बनाना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पे जॉब क्रिएशन, इकोनॉमिक ग्रोथ और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को भी इंश्योर करना होगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे चैप्टर देखेंगे चैप्टर 11 सोशल सेक्टर एक्सटेंडिंग द रीच एंड ड्राइविंग एम्पावरमेंट।
यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन। यहाँ बोला है कि इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट की शुरुआत सस्टेनेबल और इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ से होती है और ये ग्रोथ विकसित भारत 2047 के विजन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। उसके बाद इसमें से ग्रोथ काफी नहीं है, इसे यहाँ पे मीनिंगफुल डेवलपमेंट में बदलने के लिए फोकस जरूरी है। साथ ही यहाँ पे एजुकेशन, हेल्थ, सोशल सिक्योरिटी और स्किलिंग के थ्रू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ने पर ध्यान देना होगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात की है अबाउट द सोशल सर्विसेज एक्सपेंडिचर। यह बोला है कि गवर्नमेंट का सोशल सर्विस एक्सपेंडिचर फाइनेंशियल 17 से लगातार बढ़ रहा है और अब फाइनेंशियल ईयर 21 से फाइनेंशियल 25 तक सोशल सर्विस एक्सपेंडिचर यहाँ पे 15% CAGR के स्पीड से ग्रो हुआ है। उसके बाद यहाँ पे एजुकेशन पर होने वाला खर्चा 12% CAGR से बढ़ा है। नेक्स्ट यहाँ पे हेल्थ सेक्टर में एक्सपेंडिचर 18% CAGR से इंक्रीज हुआ है। आप यहाँ पे इस चार्ट में देख सकते हो कि किस तरह से एक्सपेंडिचर हेल्थ और एजुकेशन में बढ़ते जा रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं अबाउट द आउटकम्स। यहाँ बोला है कि अर्बन और रूरल एरियाज के बीच का गैप कम हो रहा है। साथ ही यहाँ पे मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर 2011-12 में 84% था, जो यहाँ पे 2023-24 में घटकर 70% हो गया है। नेक्स्ट इसमें इनइक्वालिटी भी कम हो रही है। उसके बाद यहाँ पे गिनी कोएफिशिएंट रूरल एरियाज के लिए 2022-23 में 0.2666 था, जो 2023-24 में 0.237 हो गया है। नेक्स्ट यहाँ पे अर्बन एरियाज में ये 2022-23 में 0.314 था, जो यहाँ पे 2023-24 में 0.284 हो गया। क्लियर हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे एजुकेशन के बारे में बताया गया। यहाँ बोला है कि एजुकेशन को मजबूत बनाने के लिए कई इनिशिएटिव शुरू किए गए हैं। यहाँ पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 नए रिफॉर्म्स लेकर आई है और यहाँ पे इसमें टीचर ट्रेनिंग्स के लिए निष्ठा प्रोग्राम्स दैट इज नेशनल इनिशिएटिव फॉर द स्कूल हेड्स एंड द टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट लॉन्च किया गया है। साथ ही यहाँ पे डिजिटल लर्निंग के लिए दीक्षा प्लेटफॉर्म दैट इज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द नॉलेज शेयरिंग बनाया गया है और यहाँ पे आगे प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, PM श्री और PM पोषण जैसे स्कीम्स एजुकेशन को सपोर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के लिए आधारशिला, नव चेतना और यहाँ पे नेशनल फ्रेमवर्क फॉर द अर्ली चाइल्डहुड स्टिमुलेशन शुरू किया गया है। उसके बाद बोला गया कि प्रोग्रेस भी दिख रहा है। साथ ही यहाँ पे प्राइमरी लेवल पर ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 93% तक पहुंच गया है और यहाँ पे स्कूल ड्रॉप आउट रेट लगातार कम हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे हायर एजुकेशन में भी सुधार हो रहा है। यहाँ बोला गया कि 18 to 24 साल के स्टूडेंट्स का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 2014-15 में 23.7% था, जो अब 2021-22 में बढ़कर 28.4% हो गया है। साथ ही यहाँ पे डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से एजुकेशन में गैप कम किया जा रहा है। यहाँ बोला गया है कि स्टडी बेस ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पिरेंट माइंड्स, ई-विद्या और यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे प्लेटफॉर्म से स्टूडेंट्स को बेटर लर्निंग अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट यहाँ बात की है अबाउट द हेल्थ केयर। यहाँ बोला गया कि गवर्नमेंट का हेल्थ सेक्टर पर खर्चा बढ़ रहा है। इसमें यहाँ पे गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर 29% से बढ़कर 48% हो गया है। उसके बाद यहाँ पे बच्चे और एडोलसेंट्स में मेंटल हेल्थ इश्यूज बढ़ गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे नॉन कम्युनिकेबल डिसीज भी एक बड़ी समस्या बन रही है। यहाँ पे 1990 में नॉन कम्युनिकेबल डिसीज से होने वाले डेथ्स 37.9% थी, जो यहाँ पे 2016 में बढ़कर 61.8% हो गई। नेक्स्ट यहाँ पे हेल्थ केयर में प्रोग्रेस भी दिखाई दे रही है। इसमें यहाँ पे लोगों का अपनी जेब से हेल्थ पर खर्चा कम हो गया है, जहाँ पे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर 62.6% से घटकर 39.4% हो गया है। उसके बाद बताया गया है कि सरकार ने हेल्थ केयर सुधारने के लिए कुछ नए स्कीम लॉन्च की है। इसमें यहाँ पे आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना हेल्थ केयर को अफोर्डेबल बना रही है। उसके बाद यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लोकल लेवल पर लागू किया जा रहा है। साथ ही यहाँ पे जन औषधि स्कीम से सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध की जा रही है। नेक्स्ट यहाँ पे टेक्नोलॉजी भी हेल्थ केयर को बेटर बनाने में मदद कर रही है। यहाँ पे यूविन, ई-संजीवनी और यहाँ पे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हेल्थ केयर को सिमलेस और एक्सेसिबल बना रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे ICMR का आई डोंट प्रोग्राम नॉर्थ ईस्ट में हेल्थ केयर सर्विसेज पहुंचाने में मदद कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक बताया गया अबाउट रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ बोला गया कि गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर तेज गति से डेवलप हो रहा है। साथ ही इसमें यहाँ पे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 99.6% टारगेटेड गांव को सड़क से जोड़ा गया है। उसके बाद यहाँ पे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंदर एक अलग वर्टिकल है, दैट इज प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, जो यहाँ पे लॉन्च किया गया है। आगे बताया गया है कि गांव में भी घर बनाने का सरकार का प्रेफरेंस है। यहाँ बताया है कि यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 2016 से लेकर अब तक 2.69 करोड़ घर बनाए गए हैं। उसके बाद यहाँ पे पानी के संसाधनों को सुधारने के लिए मिशन अमृत सरोवर शुरू किया गया है। साथ ही इस मिशन के तहत 68,843 नए अमृत सरोवर बनाए गए हैं।
नेक्स्ट यहाँ पे हर घर में स्वच्छ पानी पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन लॉन्च किया गया है और यहाँ पे इसमें जल जीवन मिशन के तहत 12.2 करोड़ घरों तक नल का पानी पहुंचा गया है। क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ पे बात की है अबाउट लोकलाइजिंग SDGs दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। यहाँ बोला गया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को गांव तक ले जाने के लिए ग्राम पंचायत लेवल पर काम हो रहा है। साथ ही यहाँ पे विलेज पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स मिशन अंत्योदय के तहत बनाए जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के माध्यम से यहाँ पे पिछले इलाकों का विकास हो रहा है और यहाँ पे समाज में सभी लोगों को बराबरी मिले, इसलिए यहाँ पे सोशल इंक्लूजन पे भी ध्यान दिया जा रहा है। नेक्स्ट इसमें महिलाओं और यहाँ पे जेंडर रिलेटेड इश्यूज को एड्रेस करने के लिए जेंडर रिसोर्स सेंटर्स बनाए गए और यहाँ पे जेंडर पॉइंट पर्संस को लोकल लेवल पर जेंडर से जुड़ी समस्या को समाधान करने के लिए भी उन्हें जिम्मेदारी दी गई। नेक्स्ट यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया अबाउट एनहांसिंग रूरल इनकम्स। यहाँ बोला गया कि गांव में लोगों की आय बढ़ाने के लिए सरकार अलग अलग योजना पे काम कर रही है। इसमें जैसे कि दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। यह बोला है कि इसमें कैपेसिटी बिल्डिंग के तहत 10.05 करोड़ गरीब ग्रामीण फैमिलीज को 90.90 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में जोड़ा गया। नेक्स्ट हमें फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए 1.37 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स महिलाओं को बैंकिंग करस्पॉन्डिंग सखी बनाया गया। साथ ही यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को 49,284 करोड़ का फाइनेंशियल सपोर्ट दिया गया। आगे बताया गया कि फार्म लाइवलीहुड्स के लिए 2.64 करोड़ से ज्यादा फैमिलीज ने अपनी एग्री न्यूट्री फार्म्स बनाई, यहाँ जिसमें 4.30 करोड़ महिला किसान इस योजना के तहत शामिल है। उसके बाद यहाँ पे नॉन फार्म लाइवलीहुड्स के लिए स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया गया और इसके तहत 31 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के 280 ब्लॉक्स में लगभग 3.13 लाख नए बिजनेस शुरू किए गए। नेक्स्ट बताया गया कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों में योगदान दे रहा है। साथ ही यहाँ पे 99.98% पेमेंट्स नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से किए जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे मजदूरों की पेमेंट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और आधार बेस्ड पेमेंट से ही दी जा रही है और यहाँ पे ये स्कीम अब सिर्फ रोजगार नहीं बल्कि सस्टेनेबल लाइवलीहुड डाइवर्सिफिकेशन का हिस्सा बन चुका है। नेक्स्ट इसका समावेश न्यूट्री फार्म्स और यहाँ पे फोडर फार्म्स, द डिपार्टमेंट ऑफ द एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग इन जैसे कई सरकारी इनिशिएटिव के साथ किया गया। नेक्स्ट हम देखते हैं इस चैप्टर का आउटलुक। यहाँ बोला है कि इंडिया की ग्रोथ के लिए हेल्थ, एजुकेशन और रूरल डेवलपमेंट सबसे जरूरी है और बोला है कि सबके हित में काम करने वाली वेलफेयर फॉर ऑल अप्रोच इसमें इम्पोर्टेंट रहा है। उसके बाद सिर्फ स्कीम बनाना काफी नहीं, उन्हें यहाँ पे सही तरीके से लोगों तक पहुंचाना भी जरूरी है। साथ ही यहाँ पे एजुकेशन में सिर्फ स्कूल या कॉलेज नहीं बल्कि लर्निंग आउटकम्स पर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे रेगुलेशन पर ज्यादा भरोसा होना चाहिए लेकिन यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे मार्केट को प्रमोट करना होगा ताकि डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट दोनों बढ़े। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम यहाँ पे चैप्टर देखेंगे चैप्टर 12 दैट इज ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट एग्जिस्टेंशियल प्रायोरिटीज। यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन। यह बोला है कि इंडिया के लगभग 26% लोग 10 से 24 साल की उम्र के ग्रुप में आते हैं और ये एक ऐसी डेमोग्राफिक अपॉर्चुनिटी है जो सिर्फ एक बार मिलती है। नेक्स्ट अगर सही तरीके से इसका फायदा उठाया जाए तो इंडिया की इकोनॉमी और तेजी से बढ़ सकती है। साथ ही 2030 तक इंडिया, यूएसए और चाइना के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकता है। उसके बाद यह बताया गया है अबाउट द स्टेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यह बोला है कि इंडिया में बेरोजगारी की रेट 2017-18 में 6.0% थी जब 2023-24 में घटकर 3.2% हो गई है। साथ ही यहाँ पे लोगों की काम करने की पार्टिसिपेशन भी बढ़ रही है। यहाँ पे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 49.3% से बढ़कर 50.4% हो गया। उसके बाद यहाँ पे वर्कर टू पॉपुलेशन रेशियो भी 46% से बढ़कर 47.2% हो गया। साथ ही बोला है कि अपना काम करने वाले सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। यह बोला है कि 2017-18 में सेल्फ एम्प्लॉयड लोग 52.2% थे जब 2023-24 में बढ़कर 58.4% हो गए हैं। उसके बाद यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे में बताया है अबाउट द सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्कफोर्स। यहाँ बोला है कि इंडिया में एग्रीकल्चर में काम करने वालों की संख्या बढ़ रही है। यहाँ पर 2017-18 में एग्रीकल्चर सेक्टर में 44.1% लोग काम कर रहे थे जब 2023-24 में बढ़कर 46.1% हो गए। साथ ही यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी काम करने वालों की संख्या घट रही है। यहाँ बोला है कि 2017-18 में मैन्युफैक्चरिंग में 12.1% लोग थे जब 2023-24 में घटकर 11.4% हो गए। उसके बाद यहाँ पे सर्विसेज सेक्टर में भी गिरावट देखी गई। यह बोला है कि 2017-18 में सर्विसेज सेक्टर में 31.1% लोग थे और यहाँ पे 2023-24 में वो घटकर यहाँ पे 29.7% हो गए हैं।
नेक्स्ट हमें बात की अबाउट द ट्रेंड्स इन द फीमेल LFPR विच इज द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। यहाँ बोला गया कि फीमेल की लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बहुत बढ़ रही है। यह बोला है कि 2017-18 में फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट सिर्फ 23.3% थी, जो अब 2023-24 में बढ़कर 41.7% हो गई है। उसके बाद यहाँ पे 21 स्टेट्स में फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 30-40% के बीच में है, और यहाँ पे वही 7 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 40% से ऊपर है। उसके बाद यहाँ पे सिक्किम सबसे आगे है, जब 2023-24 में फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 56.9% तक पहुंच गया है। उसके बाद यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे में एक चार्ट बताया है, जहां बताया है कि किस तरह से हम विमेन एंटरप्रेन्योर्स की पावर हार्नेस करना चाहते हैं। इसमें हमने 4 अलग अलग कंपोनेंट लिए हैं। एक है स्किल डेवलपमेंट, देन है एक्सेस टू क्रेडिट, उसके बाद यहाँ पे मार्केटिंग सपोर्ट और यहाँ पे सपोर्ट टू विमेन ओन एंटरप्राइजेस। यहाँ बताया है कि स्किल डेवलपमेंट में हमने कुछ इनिशिएटिव निकाला है, दैट इज संकल्प, देन कोई डेवलपमेंट और यहाँ पे PM कौशल विकास योजना। देन यहाँ पे एक्सेस टू क्रेडिट में हमने क्रेडिट गारंटी स्कीम दी है, उसके बाद यहाँ पे स्टार्टअप सपोर्ट दिया है, देन यहाँ पे PM एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम निकाला है, उसके बाद यहाँ पे PM माइक्रो फूड प्रोसेसिंग स्कीम निकाली है, उसके बाद आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना है, नेक्स्ट यहाँ पे NCDC सपोर्ट है। साथ ही यहाँ पे सपोर्ट टू वुमेन ओन एंटरप्राइजेस के लिए हमने यहाँ पे फॉर्मलाइजेशन निकाला है। उसके बाद यहाँ पे 3% ऑफ द प्रोक्योरमेंट बाय द CPSE रिजर्व्ड है। देन यहाँ पे हमने Z सर्टिफिकेशन फुल्ली सब्सिडाइज किया है। नेक्स्ट हमने मार्केटिंग सपोर्ट भी दिया है, जहाँ पे हमने ट्रेड फेयर पार्टिसिपेशन में फुल्ली सब्सिडी दी है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे में टॉपिक बताया गया अब द ट्रेंड्स इन द वेजेस एंड अर्निंग्स। यह बोला है कि इंडिया में रेगुलर वेज और सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों की मंथली इनकम धीरे धीरे बढ़ रही है, और अब 2018-19 से 2023-24 तक इनका एवरेज इनकम 5% की CAGR से बढ़ा है। उसके बाद यहाँ पे कैजुअल वर्कर्स की डेली वेज और तेजी से बढ़ी है, और यहाँ पे इस पीरियड में उनकी डेली कमाई 9% CAGR से बढ़ी है। साथ ही यहाँ पे गाँव में मजदूरी के वेजेस भी बढ़े हैं। यह बोला है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में मेल की नॉमिनल वेज 5.7% है और अब फीमेल की 7% से बढ़ी है। साथ ही बोला गया कि जब हम इन्फ्लेशन के साथ इसे कंपेयर करें तो रियल वेज ग्रोथ काफी कम है। यहाँ पे मेल की असली कमाई आती है 0.6% और अब फीमेल की आती है 1.8%। उसके बाद यहाँ पे कॉर्पोरेट्स की बात करें तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी रिकॉर्ड लेवल पे पहुंच गई है। यह बोला है कि फाइनेंशियल 24 में यहाँ पे कंपनीज का प्रॉफिट 22.3% से बढ़ा है, लेकिन यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट सिर्फ 1.5% से ही बढ़ा है। क्लियर हो गया। उसके बाद हमने बात की अबाउट द ग्रोइंग फार्मा सेक्टर इन इंडिया। इसे बोला है कि इंडिया में फार्मा सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ पे एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन सब्सक्रिप्शन में नए लोगों की भर्ती लगभग दुगनी हो गई है। यह बोला है कि फाइनेंशियल 19 में 61 लाख नए सब्सक्राइबर जुड़े थे, अब यहाँ पे फाइनेंशियल 24 में बढ़कर वो 131 लाख हो गए हैं। उसके बाद यहाँ पे टॉपिक है अबाउट द वेलफेयर ऑफ द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। यह बोला है कि अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए ई-श्रम पोर्टल लॉन्च किया गया है। साथ ही इस पोर्टल का एम अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को रजिस्टर करना और उन्हें सपोर्ट देना है। नेक्स्ट यहाँ पे ई-श्रम एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है जो अलग अलग सोशल सिक्योरिटी और वेलफेयर स्कीम को एक जगह इंटीग्रेट करता है। उसके बाद यहाँ पे टॉपिक है जॉब क्रिएशन, एक्शन टुवर्ड्स द एनहांस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, सिक्योरिटी वर्सेस फ्लेक्सिबिलिटी, द रोल ऑफ रेगुलेशन इन जॉब क्रिएशन। यहाँ बोला है कि नए जॉब्स क्रिएट करने के लिए गवर्नमेंट कई तरीके से काम कर रही है, और यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी और फ्लेक्सिबिलिटी के बीच बैलेंस बनाने के लिए लेबर कोड्स बनाए गए। यहाँ पे बताया गया है कि 4 नए लेबर कोड्स तैयार किए गए। इसमें आते हैं कोड ऑन वेजेस, देन कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, देन इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, और यहाँ पे ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड। नेक्स्ट बोला गया कि अब डिजिटल इकोनॉमी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ाने में बड़ा रोल प्ले करी है। यहाँ पे इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी 2025 तक $1 ट्रिलियन से ज्यादा होने की संभावना है। नेक्स्ट यहाँ पे गिग वर्कफोर्स भी तेजी से बढ़ रहा है। यह बताया गया है कि 2029-30 तक गिग वर्कफोर्स 23.5 करोड़ तक पहुंच सकती है, और ये वर्कफोर्स नॉन एग्रीकल्चर वर्कफोर्स का 6.7% है और अब टोटल लाइवलीहुड्स का 4.1% होगा। उसके बाद टॉपिक है बिल्डिंग ए ग्रीन वर्कफोर्स, जॉब क्रिएशन इन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। यहाँ बोला गया कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में नए जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं, और इसमें यहाँ पे 2023 में लगभग 1.02 मिलियन लोग इस सेक्टर में एम्प्लॉयड थे। साथ ही यहाँ पे इसमें हाइड्रो पावर सेक्टर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है। नेक्स्ट यहाँ पे विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स नए जॉब्स क्रिएट करने में बड़ा रोल निभा रहे हैं। इसमें आप बताया गया है कि सोलर एंटरप्रेन्योरशिप में भी महिलाएं यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। उसके बाद बताया गया कि डिसेंट्रलाइज्ड रिन्यूएबल एनर्जी के जरिए नए क्लाइमेट स्मार्ट सॉल्यूशन डेवलप हो रहे हैं, और ये सॉल्यूशन नए जॉब्स क्रिएट करने में मदद करेंगे। लेकिन यहाँ पे महिलाओं के एम्प्लॉयमेंट में कई चैलेंजेस है। यह बोला गया है कि यहाँ पे क्लाइमेट चेंज, नेचुरल डिजास्टर्स और यहाँ पे जेंडर बेस्ड टूल्स इनके रास्ते और रुकावट बन रहे हैं, और ये यहाँ पे लिमिटेड फाइनेंसिंग,
सोशो कल्चरल बैरियर्स और यहाँ पे जोग्राफी डिफिकल्टीज भी महिला की जॉब अपॉर्चुनिटीज पर असर डाल रहे हैं। क्लियर हो गया? सो इतना ही बताया गया था इस चैप्टर 12 में। सो ये था हमारा इकोनॉमिक सर्वे का 2024-25 का वीडियो। आई होप इससे आपको इकोनॉमिक सर्वे के रिलेटेड सारे कंटेंट में कॉन्फिडेंस आ गया होगा। अब यहाँ पे ये पीडीएफ आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो? देखिए हमारे अफेयर्समैन आरबीआई के यूट्यूब चैनल में आपको एक सब्सक्राइब बाजू में ज्वाइन बटन दिखेगा। उस ज्वाइन बटन में आपको आरबीआई मंथली करंट अफेयर्स एंड एसआईटी का ग्रुप दिखेगा। उस ग्रुप में आपको इस पीडीएफ का एक्सेस मिलेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।